नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज कई बड़ी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई, जो टैरिफ हटे और 18% का टैरिफ 50% से भारत पर हो गया, उसकी अब उस पर एक जॉइंट स्टेटमेंट भारत और अमेरिका की तरफ से लागू किया गया, जारी किया गया है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि ये ट्रेड डील इन इफेक्ट आ गई है, लागू हो गई है। 25% का जो रूस से तेल खरीदने वाला पेनल्टी वाला टैरिफ था वो भी हट गया, और उसके अलावा जो 25% का टैरिफ था भारत के सामान के एक्सपोर्ट पर अमेरिका को, वो 18% पर अब आ चुका है। तो ये अभी तक की खबर मैं आपको बता रहा हूं, और इसका जॉइंट स्टेटमेंट भारत और अमेरिका दोनों ने लागू किया है, जारी किया है। और डील को प्रधानमंत्री ने एक बहुत ग्रेट न्यूज बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को थैंक यू कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे। इस डील में जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, उसी तरह किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा की गई है। इसका जिक्र इसमें पूरी तरह है। डील में जिन अनाजों को बाहर रखा गया है टैरिफ के दायरे से, वो गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, ओट्स, बाजरा, कोपरा, ये सारी चीजें जो है मतलब ये प्रोटेक्टेड रहेंगी। हम इन सामानों का आयात, खुला आयात नहीं होने देंगे। इसमें आटा भी शामिल है, और सिर्फ अनाज नहीं, सब्जियों को भी इस डील में शील्ड दी गई है। आलू, प्याज, तोरी, मटर, फलियां, मशरूम, खीरा, भिंडी, कद्दू, लहसुन, शकरकंद, ये सारी चीजें ये भी प्रोटेक्टेड रहेंगी। मतलब किसानों के जितने हित थे, उनकी चिंताएं थी कि अगर बाजार पूरी तरह खुल जाएगा अमेरिकी आयात के लिए, खासतौर पर कृषि सेक्टर में, तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें जो है प्रोटेक्टेड है। मतलब इन पर भारत ने टैरिफ नहीं घटाया है। ये टैरिफ, भारत इस पर टैक्स लगाता रहेगा अमेरिका के से होने वाले निर्यात पर। और अब देखें जरा इसको लेकर जो जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें पीयूष गोयल जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं $30 ट्रिलियन की मार्केट खोलेगी भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए और एसएमईज के लिए, किसानों के लिए और हमारे मछुआरों के लिए। और जो एक्सपोर्ट में मौके आएंगे, उससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी, ये वो कह रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि ये जिसमें कई बहुत से उत्पादों पर 18% टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, लेकिन इसके अलावा बहुत से उत्पाद ऐसे हैं जैसे जेनरिक हमारी दवाइयां हैं, जेम्स एंड डायमंड्स हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं, इस सब पर अमेरिका जीरो टैरिफ लगा सकता है आने वाले वक्त में। और बाकी चीजों पर भी वो टैरिफ घटाने पर विचार करेगा, ये भी वो साफ साफ लिख रहे हैं। और जो जॉइंट प्रेस रिलीज है, उसमें उन $500 बिलियन का सामान भारत खरीदेगा अमेरिका से, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। इसमें एनर्जी प्रोडक्ट्स मतलब तेल, गैस, इसके अलावा एयरक्राफ्ट के पार्ट, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी, कोकिंग कोल, ये 5 साल में भारत $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। लेकिन इसमें विवाद खत्म नहीं हुआ। विवाद इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ट्वीट में देख रहा हूं जयराम रमेश का, इस जॉइंट स्टेटमेंट के आने के बाद वो ये कह रहे हैं कि इस जॉइंट स्टेटमेंट से हमें यह पता चला है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और अगर खरीदेगा तो ट्रंप फिर 25% हम पर पेनल्टी लगाएंगे। वो कह रहे हैं भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद की गई है। वो कह रहे हैं कि हमें 3 गुना ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, और हमारा जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर और अन्य सेवाओं, सर्विसेज को लेकर इसमें कुछ नहीं है, तो उसको लेकर एक अनिश्चितता बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारे निर्यात को पहले से ज्यादा ड्यूटीज का सामना करना पड़ेगा। पहले 2-3% टैरिफ लगता था, अब 18% है। लेकिन ये सोचे ना, वो जो पूरी दुनिया पे ही उन्होंने, ट्रंप ने जो 18, 20, 25% टैरिफ लगा रखा है, चीन पे तो 34% लगा रखा है, तो सबकी बेसलाइन अब वही है, हम उसमें कहीं अपवाद नहीं है। फिर वो लिखते हैं कि झप्पियों, फोटो ऑप्स का कोई नतीजा नहीं निकला, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया, दोस्त दोस्त ना रहा, ये वो लिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं थैंक यू ट्रंप। तो क्या है माजरा, इसकी हम लोग जरा बात कर लें। ये जो आशंका जताई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, ये सच है या ट्रेड डील के जो जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है वो भारत के हक में है सारा ये अग्रीमेंट जो है। अब इस पर मैं ये भी बता दूं आपको, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल वो अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उससे पहले आइए एक राउंड हम इस पर चर्चा कर लें। जी, आपने वो जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ी सर? मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा। अब ये जो लिख रहे हैं जयराम रमेश कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो वो फिर 25% टैरिफ लगाएगा, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया। बोल रहा हूं, मैंने पूरा सुबह इसको पूरा डिटेल में पढ़ा है। और जो जयराम रमेश कह रहे थे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, हो जिस बात का इशारा राहुल गांधी कह रहे थे, वो कहीं जिक्र नहीं है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और मुझे लगता है कि भारत के जो विदेश सचिव हैं, उनका भी इस मामले में बयान आया है। विदेश के जो मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उनका भी इस संदर्भ में जो बयान आया है बहुत स्पष्ट है।
और रूस ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई भारत अपना हित देखेगा और भारत से अभी इस संदर्भ में हमें कोई निर्देश नहीं मिले और भारत जहां से चाह सकता है वहां से उसको सस्ता मिलेगा, वहां से खरीदने के लिए आजाद है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रम्प ने जो कहा था कि भाई भारत ने कंप्लीट से रूस से ऑयल खरीदने के लिए सहमति दे दी, नहीं खरीदेगा, मुझे लगता है जो इसी तरह से जो लगातार ट्रम्प बड़बोलापन करते थे उसी का एक हिस्सा है। भारत ने कभी भी इस तरह का बयान नहीं दिया, न विदेश मंत्री का बयान आया, न इस समय में पीयूष गोयल का बयान आया, न प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस तरह के कोई बयान आया हुआ है। मुझे लगता है कि अमेरिका ने सिर्फ इस अपनी बात को बताने के लिए इस तरह का जिक्र किया है। और जिस तरीके से आप देखेंगे पूरे डील में बहुत डिटेल में देखिए, आज ये अगर डील पूरी इंप्लीमेंट होगी तो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। 27 लाख करोड़ का मार्केट अमेरिका का मुझे लगता है जो भारत के लिए खुलने जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर यह कहा गया कि भाई 500 अरब डॉलर लगभग 46 लाख करोड़ का सामान भारत यूएस से खरीदेगा। तो उसमें क्या खरीदने वाला, उसमें भाई डिफेंस के एक्सपोर्ट रहेंगे, एनर्जी रहेगा, कोकीन रहेगा, कोल रहेगा, इस चीजों कोल का रहेगा उसके अंदर, कोक का रहेगा, ये सब चीजें उसके अंदर शामिल रहेंगी। तो मुझे लगता है कि डील बहुत बेहतर तरीके से हुई। मोदी ने कहा था कि इतने दिन हम जो रुके उसका हित भारत की सरकार को मिलने जा रहा है, 140 करोड़ लोगों को मिलने जा रहा है। मुझे लग रहा है ये देश के फायदेमंद है भारत के लिए, निश्चित रूप से फायदेमंद है, पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल पूरी तरीके से बहुत स्पष्ट लिखा। और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो किसानों का कहा जा रहा था कि किसानों को नुकसान होगा और कि वहां के जो अमेरिका के किसानों का सारा सामान भारत में आ जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में जो ये जॉइंट स्टेटमेंट है, ये पहले दूसरा पैराग्राफ कह रहा है इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स चलिए ठीक है तो, एंड अ वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कि उनके फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भारत जो है टैरिफ जो है वो कम करेगा। इसमें क्या है मेंशन किया गया है, क्या है, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, रेड सॉर्गम फॉर एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स, शराब एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। ये जॉइंट स्टेटमेंट में ये 4-5 चीजें हैं कि इन पर भारत एग्रीकल्चर इन गुड्स पर टैरिफ कम करेगा। लेकिन मैंने आपको जो बताया, जो पूरा प्रेस रिलीज आया है भारत सरकार का, उसमें डिटेल में वो सारे अनाज सब चीजें दी गई हैं जो कि इसके दायरे जो प्रोटेक्टेड रहेंगी, वो मैंने भी आपके सामने पढ़ के सुनाया। तो ठीक है, कुछ तो आपको भी उनको देना ही पड़ेगा ना, डील तो यही होती है, गिव एंड टेक ही होता है। डील में वैसे कहते हैं कि डील जो होती है वो विन विन होती है दोनों के लिए। लेकिन डील को मैं दूसरे तरीके से देखूं कि दोनों को पीछे हटना होता है एक एक कदम, मतलब इसमें बिना उसके तो डील नहीं हो सकती। ये तो नहीं होने वाला था ना कि हम वो सारी हमारी मान लेते हैं, हम नहीं मानते, वो वाली बात इसमें है। ऑयल को लेकर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले ही अमेरिका ने नहीं कहा, लेकिन भारत सरकार का एक ये तो अभी पिछले दिनों में हुआ ही है कि उन्होंने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। और जो ट्रंप साहब ने कहा कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा, इसके बारे में इस एग्रीमेंट में ये नहीं कहा गया कि नहीं खरीदेगा या खरीदेगा। इसका मतलब है कि वेनेजुएला से खरीदेगा। और जब आप ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में या जहां से सस्ता मिलेगा वहां से तेल खरीदेंगे, तो रूस के मुकाबले में वेनेजुएला में सस्ता तेल है यदि बैरल के हिसाब से। अभी मैंने आज ही खबर पढ़ रहा था, हम वेनेजुएला से तेल अगर आयात करते हैं तो वो एक्चुअली डिस्काउंटेड तेल है और हम $3 बिलियन साल का उसमें बचा सकते हैं। भाई हमने रूस का कोई कर्जा तो देना नहीं है। नहीं, हाँ, वो तो ठीक बात है, लेकिन उसमें एक और है कि जो डिस्टेंस है वेनेजुएला और इंडिया के बीच में और रूस और इंडिया के बीच में, क्या भारत सरकार इस डील में उसको भी शामिल कर रही है कि वो ट्रंप नहीं खरीदने में था। आप बोलें कि वेनेजुएला से हम $45 बैरल में खरीद रहे हैं और रूस दे रहा है $50 में, मान लीजिए ठीक है, तो $5 हम कम कर रहे हैं। लेकिन वेनेजुएला से जब ऑयल भारत आता है तो उसमें $15 बैरल के जुड़ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो वो 60 का हो गया। तो क्या ये सस्ता हो रहा है कि महंगा हो रहा है? पहले तो जब खरीदना शुरू होगा तब पता चलेगा। ये तो इससे तो पता ही है ना, इसमें कुछ नया थोड़ी हो रहा है। अलग कितनी क्वांटिटी में आप खरीदेंगे भी, कितना भी खरीदें तो भी महंगा पड़ेगा। अभी भी आप 11 लाख बैरल डेली खरीद रहे हैं रूस से, अभी भी खरीद रहे हैं, जनवरी में खरीदा। मैं तो ये कह रहा हूँ वो तो दोनों ही चलेगा, कोई ऐसा बंद नहीं होगा, उनको भी समझ में आ रहा है। दूसरा जो एग्रो प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत सारी चीजें साफ की गई, जो आपने भी कहा कि भाई डील में दोनों बातें माननी पड़ेगी। लेकिन जिस डील पर हम स्टिक कर रहे थे कि हम एग्रो प्रोडक्ट्स पर नहीं आएंगे, वो एग्रो प्रोडक्ट्स पर आप इसमें आ गए। कुछ दो चीजें नहीं, दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक है सोयाबीन, जिसको लेकर इसमें किया गया है, सोया ऑयल को लेकर। दूसरा है ज्वार। दोनों अमेरिका के वो रूरल, आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि जो रूस की मीडिया एडवाइजर हैं, क्या नाम था उनका, लेविट, व्हाइट हाउस कैरोलिना, उन्होंने कहा कि ये डील उस दिन ही उन्होंने बताया 4 दिन पहले कि अमेरिका के ग्रामीण अमेरिका, रूरल अमेरिका के लिए फायदेमंद होगी। हमारे लिए कुछ दिया, मैं तो कह रहा हूं अमेरिका के किसानों को कुछ दिया गया है, तो इसलिए वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक डील है। लेकिन ये कहना कि भाई कोई मास्टर स्ट्रोक हो गया, ऐसा नहीं है। हम उस थोड़े जो बड़ा संकट था
उससे निकले निकला है। हैं, इसको ऐसे देखना चाहिए। ये मतलब ये डील जो है फायदे की है हमारे लिए, फायदा ज्यादा दिखाई दे रहा है, नुकसान? दो बातें मैं कहूँगा। चश्मे पे यदि आप तेल लगा के देखेंगे तो डील धुंधली दिखाई देगी। 2022 के पहले हम रसिया से कितना तेल खरीदते थे, ये आंकड़ा देखना जरूरी है। हमने रसिया से तेल खरीदना शुरू किया 23 से। जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ तो हमें रसिया की तरफ से सस्ता तेल मिलना शुरू हुआ, तो हम रसिया से मैक्सिमम तेल खरीदना शुरू किए। तो 2023, 24, 25 में हम उससे इसलिए तेल ले रहे थे क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा था। तो ये तो तेल को लेके अभी तक भारत की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि रसिया के साथ क्या पूर्णतः तेल बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ अमेरिका कह रहा है कि तेल बंद होगा रसिया से खरीदना। दूसरा, जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस समय पर उसी भूमिका में है जिस भूमिका में 2008-9 में लेफ्ट पार्टी उसके साथ थी जी। आपको याद होगा 2008-9 में जब न्यूक्लियर डील हो रहा था भारत और अमेरिका के बीच में, यूपीए 1 के समय पर, तो लेफ्ट पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव पूरे भारत में तैयार किया गया कि मनमोहन सिंह भारत को अमेरिका को बेच रहे हैं। एक बड़ा नैरेटिव तैयार हुआ, उसके चलते समर्थन वापसी तक की नौबत आ गई और समर्थन लेफ्ट ने वापस ले लिया। आज कांग्रेस उसी भूमिका में दिखाई दे रही है कि भारत जो है, भारत की सरकार भारतीय हितों को गिरवी रख रही है अमेरिका के सामने। ठीक है सर, तो ठीक है। ये जो आप न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं तो गिरवी भारत नहीं रख रही है, इसमें कोई गिरवी रखने जैसा कोई हम ये कह रहे हैं कि आज यही तो हुआ। देखिए दो तीन बातें। तेल वाली जहां तक बात है, हम अभी रूस से तेल खरीद रहे हैं, बंद नहीं किया, पॉइंट नंबर 1। वेनेजुएला से हम कितना तेल खरीदेंगे, वो हमें कितना सस्ता पड़ेगा, उसकी शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, ये अननोन्स हैं, अभी हमको नहीं मालूम। तो इसका अंदाजा तब होगा जब आप वहां से तेल लेना शुरू कर देंगे, और अगर रशिया से तेल घटाते हैं तो पता चलेगा कि हम फायदे में रहे या घाटे में रहे। वो सारी चीजें सरकार देख रही होगी। ये तो तेल वाली बात। दूसरी जो ट्रेड सरप्लस वाली बात है, आपका मोटा मोटा $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। मतलब हम 40 बिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनको, आयात कम करते हैं। 40 बिलियन नेट हमारा एक्सपोर्ट उनसे ज्यादा है। क्या वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, वो कम होगा, या हम नेट इंपोर्टर बन जाएंगे? ये जो कांग्रेस कह रही है, सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि हमारा ट्रेड बैलेंस बना रहेगा, पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस बना रहेगा रूस के, अमेरिका के ऊपर। मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा ही रहेंगे। ऑब्वियसली ट्रंप ने उसको कुछ कम करने की कम कोशिश कर की। दिया है, हाँ, लेकिन हम नेट एक्सपोर्टर रहेंगे अमेरिका को, ये सरकार कह रही है कि इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। अगेन, ये जब डील पूरी लागू हो जाएगी, मतलब ये समझना चाहिए, ये कहना आउटराइटली कि भाई ये गिरवी रख दिया भारत ने, वो ऐसा नहीं है। और डील में हमेशा ऐसा ही होता है कि आप कैसे 18% का जो टैक्स लगाया है वो इसी लगाया है उन रास्तों को खोलने के लिए। ठीक है सर, कुछ ना कुछ आगे सर अगली खबर में बढ़ते हैं। अभी पीयूष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आपको सुनाएंगे। कल राहुल गांधी का एक मैंने वीडियो देखा और मैं देखता ही रह गया सर उसको। मतलब मैंने कई बार देखा उसको, इतना रोचक है वो, इतना इंटरेस्टिंग है। पार्लियामेंट का उनका वीडियो है, वो पार्लियामेंट की सीढ़ियां उतर रहे हैं ऐसे, और हाथ सामने करके, जो भी सामने दिख रहा है, मीडिया वाले थे, उनके साथी होंगे, तो वो जो उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो, रट लगा के राहुल गांधी बोल रहे हैं। आप देख लीजिए एक बार। जो उचित समझो, जो उचित समझो, जो उचित समझो, वही करो, 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 जो उचित समझो, जो उचित समझो वही करो। आपने देखा राहुल जी कितने, मतलब कितने खुश कितने हैं वो, चेहरे में मुस्कान देखी आपने। क्या है मामला? वही पूर्व आर्मी चीफ के बयान में कि चीन के सामने, टैंकों के जब सामने हमारी सेना थी तो प्रधानमंत्री से पूछवाया गया क्या करना है साहब, तो प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री के जरिए कहलवाया आर्मी चीफ को, जो उचित समझना है वो करो। अब वो कंट्रोवर्सी पुरानी हो गई, मतलब राहुल गांधी नहीं बोल पाए, वो वही बात कहना चाहते थे। पार्लियामेंट में सब कुछ हो गया, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की स्पीच भी हो गई, सब कुछ हो गया। राहुल जी लेकिन वहीं अटके हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एक तस्वीर आई थी ना परसों, एक घर में एक छोटी बच्ची के साथ खेल रहे थे, वो बाद में पता चला वो खड़गे साहब की पोती थी, छोटी सी बच्ची थी, बॉल से खेल रहे थे राहुल जी उनके साथ। तो हमने कहा था कि हर इंसान में एक बच्चा होता है, अच्छी बात है, हर इंसान में एक बच्चा होना चाहिए। लेकिन वो राहुल गांधी के अंदर शायद वो बच्चा थोड़ा ज्यादा ही छोटा है। ये तस्वीर देख के मुझे ऐसा लगा। अब देखिए, फिर एक बार देखिए आप इस वीडियो को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये कर रहा है सर। वहाँ की इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर घर की। जो उचित समझो, वही करो, जो उचित समझो, वही करो, जो उचित समझो, वही करो, जो उचित समझो। ये कॉलेज वगैरह के स्टंट होते हैं सर। राहुल गांधी की सर स्थिति, मानसिक स्थिति देखिए। राहुल गांधी कल ये पार्लियामेंट में तो बोल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जब खड़गे साहब की पोती के साथ खेल रहे थे, उस समय वहाँ के उनके स्टाफ ने आकर राहुल गांधी से पूछा कि सर आप अभी भोजन करेंगे देर से, तो राहुल गांधी बोले जो उचित समझो वो करो।
फिर उसने बाद में पूछा कि साहब चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे, तो राहुल गांधी बोले जो उचित समझे वो करो। अगर राहुल गांधी खड़गे के साहब के घर पर इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं कि स्टाफ पूछ रहा है कि ये आप सच्ची चाय, घटना है या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं रियली बता रहा हूं मैं। राहुल गांधी से खड़गे साहब का स्टाफ आके पूछ रहा है कि सर अभी आप भोजन करेंगे, तो राहुल गांधी कहते हैं आप जो उचित समझे वो करो। फिर खिलाना है तो चला खिला दो। गया। फिर दूसरे प्यून ने आके पूछा सहयोगी ने कि सर आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, तो बोले आप जो उचित समझे वो करो। तो अगर राहुल गांधी स्टेज पर चले गए तो आप समझिए को व्यवहार क्या हो गया है। खड़गे साहब के घर पे वो कहते हैं कि जो उचित समझे वो करो, पार्लियामेंट में आके पत्रकारों से कहते हैं कि जो उचित समझे वो करो। तो राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार एक बात पर अड़े जाते हैं कि पहले वो अडानी के मामले में अड़ गए कि हर चीज अडानी से जोड़ देते थे, हर चीज चीन से जोड़ देते थे, कुछ भी हुआ तो संघ को लपेटे में ले लेते थे, अब वो जो उचित समझो वो करो कह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब राहुल गांधी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था लोकसभा में, और मजाक क्यों बना रहे हैं? राज्यसभा में जो खड़गे राहुल ने गांधी कहा ने- था अपने नड्डा जी ने कि अबोध बालक कहा था, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था अब कि शातिर देखिए- दिमाग, तो ये शातिर दिमाग है सर। नहीं अब जो भी है, लेकिन वो अब उनको बड़ा मजा आ रहा था ये बोलने में, लग रहा था कि इससे जो है चल निकलेगा ये जो उचित समझो वो करो। लेकिन मतलब मैं कह रहा हूं आपने सौरभ जी- नैरेटिव को बताना चाहते हैं कि वो इस नैरेटिव पर अड़े हुए हैं और उनको लगता है आपने कि कितने सरकार LOP इससे देखे? आपने कितने ह्यूमिलेट हो LOP रही है। देखे, सर? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी समझते हैं कि इससे वो सरकार को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, हाँ। नरवने की अब मजाक बना रहे हैं वो अपना। ये लेकिन वो अभी तो वो तय कर- राफेल के समय पर उन्होंने जो चौकीदार चोर है का नारा दिया था, वो जिस तरीके से इनके लिए बैकफायर किया था, कहीं ये इशू भी उनके लिए कहीं बैकफायर ना कर जाए। अच्छा, कारण ये है कि आप किसी भी गंभीर इशू को बिल्कुल हल्के में प्रस्तुत फ्रिवलेस करते बना रहे हैं। हल्के में प्रस्तुत करते हैं, यानी आप उसको किस तरीके से कहते हुए जा रहे हैं, उसी तरह से चौकीदार चोर है को हास्यास्पद तरीके से आपने प्रेजेंट किया था, जनता ने रिएक्ट नहीं, किया इसको उस पे। राहुल जी के लिए भी कहना चाहिए जो उचित समझो वही करो। तो वो तो कर ही राहुल रहे जी हैं। वही आपस कर में रहे हैं। उनको उचित लगता है वो वही करते हैं, तो लेकिन वो उनकी पार्टी के लिए उचित नहीं साबित हो रहा अभी तक। प्रॉब्लम ये है पार्टी के नेता हैं वो जो समझते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक कंसिस्टेंसी जो है, और उनको लग गया ये लाइन ऐसी मिल गई है उनको जो एक नया नैरेटिव ये आपको मैं सीधे पूछ रहा हूं, आपको ये बचकाना लगा कि नहीं लगा? बहुत गंभीर मसला नहीं है, बेहद बचकाना है सर, नहीं स्पष्ट कहते, बोलो, लेकिन बहुत गंभीर। बचकाना है, मूर्खतापूर्ण है। और पूरी कांग्रेस के लिए उन्होंने हास्यास्पद इसमें नहीं, कांग्रेस के नेता परेशान है कि पहले वोट चोरी का जिक्र करते रहे, फिर एसआईआर के ऊपर करते रहे, फिर ईवीएम का जिक्र करते चलें रहे, खैर। और राहुल गांधी आके अब इस तरीके से बातें कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी से परेशान है इस सर समय। आपको जो उचित लगे आप वो कहिए, आपको जो उचित लगे आप वो कहिए। ये आप इस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं कह रहा, राहुल जी कह रहे हैं। लेकिन आगे- आप भी जो उचित लगे वो करिए। हाँ, मैं उचित समझता हूं अगली खबर पर बढ़ना। अगली खबर है क्योंकि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की स्पीच पर ही सब कुछ हो रहा था, तो ओवैसी साहब का एक रिएक्शन आया सदुद्दीन ओवैसी का, वो भी मुझे बात करने लायक लगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला कि पूरी दुनिया भारत की बात कर रही है और हमारी आबादी जो है एक यंग आबादी है, हमारा जो नौजवान है वो इस देश का सबसे बड़ा डिविडेंड है, हमारा एसेट है, और दुनिया इसीलिए हमारे साथ जुड़ना चाहती है। तो वो कहते हैं अरे आप तो हम पर आरोप लगाते थे कि हम मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो आज क्या हो गया? आज आपको वही बच्चे प्यारे लगने लगे ज्यादा बच्चे होने? तो आरएसएस के चीफ को कहना पड़ा कि सारे लोग जो है हिंदू लोग 3 बच्चे पैदा करो। अब वो क्योंकि तेलंगाना आंध्रा की पॉलिटिक्स करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू का भी नाम लिया कि चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा 3 चिल्ड्रन। मैंने सब आ गए 3 चिल्ड्रन पे, तो हम जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे ना। मैंने तो इसमें से ये समझा कि उन्होंने इस बात को मान लिया कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। आप सुनेंगे तो आप भी अपना आंकलन कीजिएगा, मुझे तो यही लगा उनकी बात से। सुनिए ओवैसी जी को। हम जिस कांग्रेसी राज्यसभा की मोदी की तकरीर को मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60% 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया, इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को? क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है, मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों 2021 तक
मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। ये दूसरी बात उन्होंने कही कि इस मुल्क में कभी मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होगी। मतलब वो ये भी मान रहे हैं कि ये भी एक इशू है देश में। इस बात पर भी लोग जो है वो बात करते हैं कि देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो दोनों बातें जो है उन्होंने, ये जो राइट विंग कहती है, वो दोनों इश्यूज उन्होंने लगभग स्वीकार कर लिए कि आबादी का एक इशू है, मुस्लिम आबादी बढ़ती एक इशू है इनके लिए, और दूसरा कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तभी आप कह रहे हो अपनों से भी कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। नहीं, देखिए सौरभ जी, जो अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भारत में जन्मदर घट रहा है, और खासकर 2 स्टेटों का जो जिक्र किया गया है, पश्चिम बंगाल और बिहार, वहाँ 1.2 है फर्टिलिटी रेट, और ये घातक है। दुनिया के कई देश जो जन्मदर घट रहा है उसको लेकर सरकारी प्रोत्साहन शुरू किया गया है, सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है बच्चा पैदा करने के लिए। भारत में जिस हिसाब से जन्मदर घट रहा है उसका कारण है, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों का जन्मदर बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, हिंदू और मुस्लिम दोनों का जन्मदर घट रहा है, और उसका मुसलमानों का जन्मदर घटने का कारण यह है कि जो हर हाथ को काम के एक फार्मूला था मुस्लिम समाज में, वो शायद कहीं ना कहीं सीमित हुआ है, और हिंदुओं के अंदर जो एक ये आया है कि छोटा परिवार और बजट, ये सारी चीज़ों को लेकर हिंदुओं का परिवार भी घटा है। ऐसे में ये कहना कि भाई ये सही है कि अभी हम युवा देश हैं, लेकिन ये युवा देश कितने दिन तक रहेगा? आने वाले 10 साल 15 साल के बाद यदि यही स्थितियां रही तो हम बूढ़े देश में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। क्या आपका भी सुझाव है लोग बच्चे ज्यादा पैदा करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे ज्यादा पैदा करें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरीके से यदि हम युवा बने रहना चाहते हैं तो हमें अपने जन्म दर को संतुलित करने की आवश्यकता। अच्छा, चले अगली खबर आपको दिखाता हूं मैं। उमर अब्दुल्ला कल असेंबली में बोल रहे थे अपनी। अच्छा, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि उमर अब्दुल्ला उन नेताओं में से नहीं है ऑपोजिशन के जिनका जो ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन सेक करते हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूं तो मैं खिलाफ ही बोलूंगा ना, मैं क्यों कभी तारीफ कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा लीडर नहीं हूं, मुझे अगर प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम करेगा तो मैं तारीफ करूंगा, अगर होम मिनिस्टर से मेरी बात होती है और मुझे कुछ उनकी बात से मुझे मेरे राज्य को फायदा होता है तो मैं तारीफ करूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर की भी तारीफ करूंगा। सुनिए आप। मैं उन लोगों में से नहीं हूं ना जो अगर कोई अच्छा काम हो जम्मू कश्मीर के लिए मैं उसका शुक्रिया ना करूं। जहां जहां वजीर आजम का हमें साथ मिलता है, होम मिनिस्टर साहब का साथ मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का साथ मिलता है, मैं शुक्रिया करता हूं। इसके लिए बीच बीच में मेरे जो दोस्त हैं खरा साहब वगैरह, वो थोड़े नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया क्यों करूं या उनके बारे में अच्छे अल्फाज क्यों दोहराऊं। तो ये राहुल गांधी जी से उम्मीद की जा सकती है कभी? संभव ही नहीं है राहुल गांधी कभी, मतलब प्रधानमंत्री की तो छोड़िए, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री के बेहतर काम की राहुल गांधी तारीफ कर दे। और उमर अब्दुल्ला ऐसा पहली बार नहीं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भाई मैं प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे काम की तारीफ करूंगा, उसके पहले भी वो लगातार करते रहे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जब आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम योजनाओं का मॉनिटरिंग करना शुरू किया, जिस तरीके से वहाँ एक पैसा बढ़ा दिया कि भाई वहाँ विकास के लिए पैसा खर्च किया, मुस्लिम महिलाओं के एजुकेशन के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, MSME के लिए वहाँ के युवाओं को जिस तरीके से पैसा दिया, तब उमर अब्दुल्ला का बयान आया था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अगर कर रहे हैं तो मैं सरकार के साथ हूं। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं तब प्रधानमंत्री बधाई देते हैं, तो उमर अब्दुल्ला दिल्ली आके प्रधानमंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने मुझे इस बात का इंश्योरेंस दिया है कि आप जम्मू कश्मीर के लिए आपको जो भी विकास की योजनाओं के लिए केंद्र की मदद चाहिए वो केंद्र सरकार पूरी देगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के लगातार उमर अब्दुल्ला तारीफ करते हैं। अभी राहुल गांधी के लिए संकट है। अभी का मैं आपको बताता हूं, अभी ताजा घटना ये हुई, रेल मंत्री ने अभी बताया, अनाउंसमेंट की, वो रेल लिंक जो है आगे कश्मीर में जो पहुंच गया अंदर तक, उसको आगे बढ़ाना था। तो उसमें कई सेब के बगीचे जो थे वहां के किसानों के, वो आ रहे थे बीच में, तो ऑब्वियसली वो सब हटना पड़ता। तो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा, साहब ये हमारे किसानों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सरकार ने अभी फिलहाल वो टाल दिया, वो काम नहीं कर। अब रेल जो है आगे उसको उस रूट पे नहीं बढ़ाया जा रहा कि भी किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उस पर भी मैं देख रहा था जब वहां की सरकार ने धन्यवाद दिया है। मतलब ये एक नॉर्मल, बेहतर एक नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा हाँ, ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। और उमर अब्दुल्ला आमतौर पर ऐसा करते रहे हैं, और जब भी कोई काम होता है मुझे इसमें कोई खराब बात नहीं लगती, ऐसा करना ही चाहिए विपक्ष और पक्ष को।
संघीय जो ढांचा है हमारा, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें दोनों लोग मिलकर यदि कोई काम करेंगे तो उससे एक बार उन्होंने सर बेहतर। केजरीवाल का उदाहरण भी दिया था, याद है आपको? हाँ, केजरीवाल साहब का। या मैं केजरीवाल बन जाऊं? बन जाऊं तो फिर क्या काम होगा मेरा? हाँ, तो वो बेहतर है। और जम्मू कश्मीर एक बॉर्डरिंग स्टेट है, देश के लिए बहुत सुरक्षा के नजरिए से भी है, तो दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कुछ अच्छा काम कर रही हैं और इससे कोई नुकसान थोड़ी हो जाता है। यदि सरकार की तारीफ कर दी तो बेहतर ही सरकार काम भी होगा। थोड़ा बेहतर सर, काम वो होगा। उमर अब्दुल्ला का वो बयान बहुत चर्चित हुआ था जब चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं इस देश में विकास का। सर इसको तो दूसरे तरीके से भी लिया नहीं, उसको उसने में नहीं कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि भाई जम्मू अच्छा कि आपने विकास का एंड में जोड़ दिया। हाँ, जिस तरीके से भाई जिस तरीके से ब्रिज नहीं बने यहाँ पर लंबे समय से उपेक्षित रहा, मजाक उसको कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मैंने आपको कहा मोदी- ना, हर इंसान में बच्चा होता है सर एक। हमारे देश में चुनाव में हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात होती है, खास तौर पर जब मुस्लिम वोट की बात होती है तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं कि कांग्रेस या और रीजनल पार्टियां, बीजेपी अक्सर अपनी हर विरोधी पार्टी पर आरोप लगाती है कि मुसलमान वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके जो है सैंपल दिखाता हूं, ये बात सच है, इसके सैंपल आप देखिए। कल आपको एक बयान सुनाया था तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का, रेवंत रेड्डी का, कि हम 4% मुसलमान आरक्षण जो है, मुस्लिम आरक्षण, वो सुप्रीम कोर्ट में आपका पक्का करा देंगे। वो अभी देते हैं लेकिन डर होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा, हर बार करता है। तो उन्होंने कहा कि इस बार हमने डेटा दिया है और अब की बार पक्का हो जाएगा ये। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि लंबी, तब वो कितना बयान आपको सुनाएंगे भी, देखते हैं। उन्होंने लंबा बताया कि हमने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। मैंने ये देखिए मुसलमान आदमी है, इसको आपने वोट नहीं दिया, ये हार गया, मैंने इसको मंत्री बनाया। अजहरुद्दीन वो जो है अभी एमएलए एमएलसी कुछ भी नहीं है, उनको मैंने मंत्री बनाया। क्या हमने, कांग्रेस पार्टी ने इतने मुस्लिम चीफ मिनिस्टर दिए, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम राष्ट्रपति दिया। तो ये वो बता रहे थे कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। और फिर आगे उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं है अगर कोई मुझे रेवंतुद्दीन भी कह दे तो। चीफ मिनिस्टर ये बात कह रहा है, कहां तक जाओगे? वो और कहीं नहीं, तुम्हारे ही हैं। तेलंगाना में किससे लड़ाई है उनकी मुस्लिम वोट में, मुझे बताइए? बीआरएस से लड़ाई है। बीआरएस अभी खासिये पे पड़ी हुई है, कोई मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी को वोट करेंगे मुसलमान, सवाल ही नहीं है। आप ही के पास आना है मुस्लिम वोट। बाद म्युनिसिपल इलेक्शन चल रहे हैं, उसके लिए हो रहा है सब ये। लेकिन उसके लिए भी इस हद तक जाकर वो रिझाना जिसे कहते हैं ना मुस्लिम वोट को, वो कर रहे हैं और बिल्कुल खुलेआम कर रहे हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। आप सुन लीजिए। मुसलमानों को जो जो जब जब जरूरत है सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश को राष्ट्रपति मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसीलिए आज कोई मुसलमान के भाई रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है। मैं इसको अच्छे तरीका से मैं स्वीकार करता हूं। बताइए, मतलब कोई हद है कोई किसी चीज की? इससे ज्यादा आप और क्या कर सकते हैं किसी का वोट मांगने के लिए? आप जो रेवंतुद्दीन कह लो, ये तो मतलब अब इस पर तो क्या कहा जा सकता है। और वो ना भी कहते तब भी उनके साथ ही है। रोहित कह रहा हूं। और मान लीजिए जो उन्होंने 4% आरक्षण की बात की है तो वो उनके फेवर की है, ये उनको समझ में ही आ रही है। तो इसमें रेवंत को रेवंतुद्दीन बनाने से तो कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा नहीं, पड़ जाएगा। लेकिन वो खुद ही अपने आगे आते हैं। हो सकता है उन्होंने भी राहुल जी की बात सुनी हो, समझी हो कि जो उचित समझो वो करे। नहीं, अब ऐसे बयानों का रिएक्शन नहीं होगा, फिर लोग फिर कहते हैं रिवर्स पोलराइजेशन होता है। रिएक्शन होता ही है, रिएक्शन होता ही है। लेकिन उनको अपने वोट को ज्यादा कंसोलिडेट, उसमें वहां पर ओवैसी साहब है ना, आप सोचिए तेलंगाना में ओवैसी साहब का बड़ा झगड़ा है ना। तो आपने तो बीजेपी कांग्रेस का नाम ले दिया, जिससे डर है उसकी चर्चा नहीं की आपने। कितना वोट ले लेंगे ओवैसी? जो भी, अरे अभी ये जो 12% जब ओवैसी जी दूसरे लोकल राज्यों में बॉडीज का इलेक्शन है तो उसमें ओवैसी की पार्टी बड़ा काम कर सकती तो है। आप इतना बिछ जाएंगे फिर? अब ये तो लड़ाई उसकी राजनीति समझिए ना सर आप। 12-12.5% तेलंगाना में मुसलमान है। वो चाहता है कि 12.5% का बड़ा वर्ग मेरे साथ जुड़ा रहे, कांग्रेस के साथ, ओवैसी के साथ नहीं जुड़े। और दूसरा ये कि वो खुद रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं। रेड्डी कम्युनिटी वहां 7 से 8% का वोट बैंक है। तो 20% उनका कहना है कि 20% ये हो गया। और ओबीसी के लिए वो जिस तरीके से कहा कर रहे हैं 56% ओबीसी का वहां वोटिंग है। तो उनका कहना है कि भाई अगर मेरा ये 20% का वोट बैंक फिक्स हो जाता है रेड्डी कम्युनिटी का और मुसलमानों को मिला के, और ओबीसी से कम 15-17%। नॉर्थ में तो हम ये देखते हैं, अगर नॉर्थ में कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे तो तुरंत पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या वहां नहीं होगा? मतलब कोई चीफ मिनिस्टर कह रहा है मुझे रेवंतुद्दीन कह लो, मुझे ऐतराज नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है आसाम में जिस तरीके से हेमंता राजनीति कर रहे हैं उसी तरह की राजनीति रेवंता तेलंगाना के अंदर कर रहा है। और वो अपना 20 से 22% का वोट बैंक पक्का मानकर चल रहे हैं कि अगर मैं करूंगा तो 25% मेरे पास पक्का है। ओबीसी का बड़ा एक्सट्रीम जा रहे हैं ये मुस्लिम वोट के लिए, जितना हिंदुस्तान में जा रहे हैं, हिंदू वोट पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। कर्नाटक में भी सर मैं ओवैसी की बात सुना के आ जाता। ओवैसी साहब, आपने क्योंकि जिक्र किया बात उन्होंने कही,
उन्होंने कहा ये सब लॉलीपॉप है, मुसलमानों से कह रहे हैं कि ये सब लॉलीपॉप है और कोई फर्क मत समझो तुम बीजेपी और कांग्रेस में, ये एक ही है। बीजेपी और कांग्रेस की लव स्टोरी चल रही है, इसको समझो मुसलमानों। और ये बीजेपी कांग्रेस वालों याद रखो, तुम्हारी ये लव स्टोरी को पूरे भारत में बोलूंगा मैं अब। 2026 लव स्टोरी ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी इन भाई साहब। कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये बोलता है कि कोई कांग्रेसी आरएसएस का मेंबर नहीं बन सकता। मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम किस बुनियाद पर यहां पर बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे? दुश्मनी इसलिए है कि मजलूमों को लीडर बना रही है मजलिस। दुश्मनी क्यों है कि नहीं देखना चाहते ऊंची कुर्सी पर। दुश्मनी क्यों है कि हम इसके सामने ठहरेंगे, ये हमारे सामने कुर्सी पर बैठेगा पैर पे पैर डालकर। यही नफरत है। वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नेता नहीं बनना देना चाहते, ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहते। और वो रेवंतुद्दीन जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा खुद को, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, बुरा ना माने कोई। वो क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब कि हमने तो एक राष्ट्रपति बनाया मुसलमान, हमने 5 चीफ मिनिस्टर बनाए मुसलमान। अरे तुम जिता के नहीं भेजते मुसलमान को, हम तब भी मंत्री बनाते हैं उसको, तो मुकाबला कर लेंगे ओवैसी साहब इनका। देखिए, राहुल गांधी जी जिस एक सूत्री एजेंडे में चल रहे हैं वो है मुस्लिम और दलित वोट को साधना। अब वो एजेंडा जो है उनका उत्तर से कूद के दक्षिण में पहुंच गया है। दक्षिण से रेवंत रेड्डी ने जो कहा है उसको एक मायने तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ओवैसी के सेंधमारी के डर के मारे उन्होंने किया, लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी है कि असम और पश्चिम बंगाल, असम में जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा का एंटी मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, उसमें उनको लगता है यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा मुसलमानों के हितैषी दिखेंगे तो हमें फायदा होगा। दूसरा, बंगाल में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, उनको लगता है कि थोड़े वोट भी मिल गए तो कम से कम बंगाल में हमारा खाता खुलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में उनको पूरा का पूरा आप देखिए कि एजेंडा चल रहा है मुस्लिम वोट को साधने का, और उसी उपक्रम के तहत ही तेलंगाना से ये आवाज उठी। अब मैं आपको केरल का बता देता हूं। केरल में तो विधानसभा चुनाव है। केरल का बयान जो है और भी आपको सरप्राइजिंग लगेगा। संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें जो कांग्रेस लेड है, वो भी ऑपोजिशन में है, इनको उम्मीद है कि राहुल गांधी को कि हम इस बार केरल जीत लेंगे। तो कांग्रेस लेड यूडीएफ ने बयान दिया, इनके नेता ने, कि हम जमाते इस्लामी का समर्थन स्वीकार करेंगे। जमाते इस्लामी का समर्थन स्वीकार करेंगे कांग्रेस पार्टी। केरल विधानसभा में नेता विपक्ष है वीडी सतीशन, लीडर ऑपोजिशन है। इन्होंने विधानसभा सीएम कैंडिडेट, इन्होंने ये कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी जो है संगठन जो है वो किसी धर्म की बात नहीं करता है, वो धार्मिक एजेंडा नहीं है उसका। जिसके नाम में जमाते इस्लामी, जो नाम जमाते इस्लामी है, लीडर ऑपोजिशन केरल में कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारा कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है, तो हम इनका समर्थन लेंगे। और दूसरी किस पार्टी का समर्थन लेते हैं? ये IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनका समर्थन करते हैं। चलिए, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हालांकि वो भी मुस्लिम के नाम पे कर रही है। ये क्या कर रहे हैं? जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी दुनिया के जितने देशों में है वो एक ही है। गलत तो नहीं कह रहा सर? बिल्कुल। बांग्लादेश की जमाते इस्लामी, पाकिस्तान की जमाते इस्लामी, कश्मीर में हमारे जमाते इस्लामी, और बाकी हमारे देश में जमात एक ही है। तो आपको किस रूप में याद है जमाते इस्लामी, मुझे ये बताइए। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी सत्ता में आ जाएगी, इस डर से वहां का जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है वो कांप रहा है कि ये सत्ता में ना आ जाए। जमाते इस्लामी रेडिकल थॉट की जननी आप कह सकते हैं उसको, और वो कह रहे हैं कि इनका कोई धार्मिक एजेंडा नहीं, हम इनका समर्थन लेंगे। क्यों लेंगे? मुस्लिम पॉपुलेशन मेरे ख्याल में 25% 27% केरल में है। मुस्लिम समाज के बगैर बात नहीं बनती, कांग्रेस की बात नहीं बन सकती। तो इतनी ओपनली उनको ये बात कहनी पड़ रही, इससे ज्यादा आप कहां जाएंगे? अच्छा, वो लेफ्ट को भी घेर रहे हैं इसमें। ये इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने लेफ्ट को भी घेरा इसमें। इन्होंने कहा कि ये सतीशन साहब ने कहा कि ये जमाते इस्लामी पहले धर्म के आधार पर राज्य का समर्थन करती थी, धर्म के आधार पर राज्य का समर्थन करती थी। 40 साल ये कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन में थे, लेकिन तब इनको गलत नहीं समझते थे। लेफ्ट के साथ तो उनका रोल है। आज लेफ्ट वाले इनको रेडिकल बता रहे हैं। फिर ये IUML के लिए भी यही कह रहे हैं ये कि IUML को पहले कम्युनिस्ट जो है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी, सेक्युलर पार्टी बताते थे, आज उसको भी कम्युनल बताते हैं। तो खुद एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। लेकिन सवाल वोट का है, क्या करें सर? इससे बुरा क्या होगा कि प्रियंका गांधी का जो वायनाड का जो ऑफिस है उसकी जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं
वो जमात इस्लामी का एक बड़ा नेता रहा है और वो अब कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस में प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी को जमात इस्लामी के नेता पूरी देख रहे हैं। राहुल गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़ने जाते हैं उस समय पूरा वायनाड में आप देखेंगे पूरा हरा कलर के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे लहरा रहे थे और फिर स्मृति ईरानी ने उस पर राहुल गांधी पर हमला बोला था। प्रियंका गांधी के समय वो कम किया गया, लेकिन प्रियंका गांधी का वायनाड का जो पूरा ऑफिस है वो पूरा जमाते इस्लामी के गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग चला रहे हैं। वहां प्यून से लेकर कार्यालय प्रभारी तक का जो आदमी कोई कांग्रेस का नेता नहीं है। याद है जो रैली हुई थी तो उसमें झंडे ना दिख बिल्कुल पूरे बिल्कुल इसलिए मना किया गया था, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। तो लेकिन हरे हरे झंडे दिखाई देंगे कार्यालय में कौन काम कर रहा है तो आम आदमी को पता नहीं पड़ेगा। प्रियंका गांधी के कार्यालय में प्यून से लेकर कार्यालय प्रभारी तक का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जमात इस्लामी के कट्टर मुस्लिम लोग वहां पर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी आईयूएमएल सेक्युलर पार्टी है, दोनों ही सेक्युलर पार्टी नहीं है। और वो खुद भी कह रहे हैं कि जब वो वहां थे तो वो लोग कह रहे थे कि भाई सेक्युलर है, आजकल नहीं कह रहे, ये भी ऐसे ही कहते थे पहले, उनको कम्युनल पार्टी कहते थे, अब वो सेक्युलर हो गई। हो सकता है बदल भी जाए, कांग्रेस के साथ आके उनकी विचारधारा बदली हो। लेकिन कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझ रहे ये मौका ऐसा है कि जब यूडीएफ वहाँ सरकार बना सकती है तो किसी भी हाल में किसी भी तरह, हाँ इसीलिए जबकि वहाँ पर बदलती रहती है सरकारें और इस बार के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको उम्मीद है तो वो कोई कसर ना रह जाए। तो ये बेचैनी आपने मुस्लिम वोट के लिए देख ली, 2 उदाहरण मैंने आपको तो अभी उन्होंने सतीशुद्दीन तो नहीं कहा ना तेलंगाना में और केरल में, दोनों में आपने देख लिया। आगे जो अभी आप हेमंता की विश्व शर्मा एक और चीफ मिनिस्टर, वो भी बिल्कुल एक्सट्रीम पर चलते हैं। वो क्या कहते हैं, मियां मुसलमान। पीछे उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट दिए, वो बहुत विवादों में। 40 ऐसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि चीफ मिनिस्टर के बयान जो हैं बहुत पोलराइजिंग हैं, भेद पैदा करने वाले हैं, समाज में नफरत फैलाने वाले हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। बयान क्या थे इनके? इन्होंने पहले बयान ये दिया था, मियां कहते हैं, जब मियां तो मतलब ये कहते हैं कि मैं मियां मुसलमान कहता हूं तो बांग्लादेश से आए मुसलमान को कहता हूं और मुझे स्वीकार नहीं है। इन्होंने खुलकर कहा, लोग कहते हैं पोलराइजेशन करना, वो इन्होंने कहा मैं कहता हूं मैं अगले 20 साल पोलराइजेशन करूंगा, नहीं करेंगे तो हम आसामीज खत्म हो जाएंगे। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई रिक्शे वाला तुमको मिले मियां, मतलब बांग्लादेशी मुसलमान, तो अगर वो मांगे 5 रुपया तो 4 रुपया देना, परेशान करो उसको, परेशान इसलिए करो, परेशान नहीं करोगे तो ये वापस नहीं जाएगा। फिर उन्होंने कहा 10 लाख एकड़ जमीन मियां मुसलमानों ने कब्जा कर रखी है, हम कहां जिए, आसामीज लोगों के लिए कह रहे हैं हम कैसे जिएंगे। तो आप सुनिए इनका बयान पहले। मियाके कष्ट दी गई नहय, आसामिया का साध है कि मियाँ का साध है। मियाँ मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए, आज पहले ये लोग बरपेटा धुबरी में थे, अभी दुलियाजान मार्घेरिटा तक पहुंच गया है। हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? 32 लाख बीघा, मतलब जब अगर एकड़ में आप कन्वर्ट करें, 10 लाख एकड़ भूमि कब्जा करके रखा हुआ है, तो हम कहाँ जाएगा? बटद्रवा जैसा जगह को वो लोग कब्जा करके रखा था, हम कहाँ जाएगा? ये कह रहे हैं, कांग्रेस से पूछ रहे थे कि कांग्रेस ये बताए कि वो मियां मुसलमानों के साथ है, मतलब बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ है कि आसाम के लोगों के साथ है, लेकिन वो 4 रुपया वाली बात इन्होंने कह दी थी। फिर आपको वैसी साहब का एक बयान सुनाता हूं। रैलियों में वो आदमी अलग ही रंग में आ जाता है, तो उन्होंने कहा पब्लिक में जाकर, अरे 2 रुपया देना मुझे, जरा 2 रुपया है किसी के पास? 2 रुपया है, तो किसी ने जाके दिया, 2 रुपया लिया उन्होंने। बोल रहे हेमंता विश्व शर्मा, ले तेरे को 2 रुपए देता हूं मैं, भीख में तेरे को 2 रुपए देता हूं, तू कह रहा है मुसलमान को 4 रुपए दूंगा, रिक्शे वाले को, ले तेरे का 2 रुपए की है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। अब राकेश जी मुझे ये बताइए कि ये तो खैर स्टंट था, ये मुझे बताइए अगर रेवंतुद्दीन वाला बयान ऑब्जेक्शनेबल है, आईयूएमएल और जमात इस्लामी के साथ अलायंस ऑब्जेक्शनेबल है, तो जो हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? नहीं, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो हाई कोर्ट में जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है, तो हेमंत के साथ साथ रेवंत रेड्डी का भी नाम डालना चाहिए उसमें।
तो ये फिर क्यों कि सिर्फ हेमंत का ही नाम उनको दिखाई दे रहा और रेवंतुद्दीन उनको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए हेमंत बिश्व शर्मा सीधे सीधे वहाँ पे पोलराइजेशन हिंदुओं का नहीं कर रहे, वो दरअसल मुस्लिमों को दो भागों में बांट रहे, एक मियाँ दूसरा मुस्लिम। मुस्लिम है असमिया भाषा वाला, मियाँ है बंगाली भाषा वाला। यदि ये दोनों बटेंगे, उसी में एक स्पेस देख रहे हैं असादुद्दीन ओवैसी जी। तो अब उसमें असादुद्दीन ओवैसी एंट्री चाह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने 2 रुपए का एक कार्ड खेल दिया कि जब बटेगा मियाँ और मुस्लिम तो उसमें हमारे लिए स्पेस कहाँ पे है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि मियाँ और मुसलमान बट गया तो उसकी गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है वो कहीं ना कहीं थम जाएगी। दूसरा, मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं उनको हेमंत बिश्व शर्मा पहले से ही बता चुके हैं ये तो पाकिस्तानी है, इनका पाकिस्तान से संपर्क है। तो ऐसे में पूरी कांग्रेस कहीं ना कहीं वहाँ पे कटघरे में खड़ी की जा रही और कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है मुस्लिमों की लामबंदी का। बीजेपी का भी पोलराइजेशन के बगैर वहां पर नहीं है ना, तो उसका फायदा तो हो रहा ना उनको। भाई हिंदू एक तरफा देखेगा आप, क्योंकि सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ पे असमिया संस्कृत नष्ट कर रहे हैं। अब कोर्ट में गया मामला, देखें कोर्ट क्या चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई स्ट्रिक्चर उनको पास करना चाहिए। अब आपको यूपी से एक खबर बताता हूं मैं, ये भी हैरान करने वाली खबर है। सरकारी स्कूल, मतलब यूपी का सरकारी स्कूल है, तस्वीरें दे दीजिए स्क्रीन पर। दीवारों पर से सरकारी स्कूलों में क्या प्राइम मिनिस्टर की फोटो, प्रेसिडेंट की फोटो लगती है, तो सारे ऐसे नेताओं की या महापुरुषों की जो फोटो थी, नेताजी की फोटो थी, ये सब गांधी जी की फोटो थी, सब दीवारों से हटा दिया गया, नीचे रख दी गई और दीवार पर कुरान की आयतों वाले फ्रेम लगा दिए गए। ये पाठशाला सरकारी पाठशाला है। ये है चंदौसी का मामला। चंदौसी तहसील में एक नगलापुरवा गांव है, सरकारी स्कूल में हिंदू देवी देवताओं की फोटो, महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांध के रख दी गई। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी की भी फोटो थी, वो भी हटा दी गई। ये मामला पहुंचा विश्व हिंदू परिषद की जानकारी में और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास। वो वहां गए, हंगामा किया उन्होंने। जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं और जो टीचर थी नाजिम, उनको तत्काल प्रभाव से फिर सस्पेंड कर दिया गया और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो जरा सुना दीजिए वहां जो हंगामा हो रहा था, पूरी तस्वीरें भी दिखा दी। यहाँ पर रखने का मतलब क्या है? इस तरीके से पैक करके हमारे देवताओं को भारत माता का है ये, जिन्होंने देश को, इस देश का खा रहे हैं और ये इसी देश में मोदी जी का ये शिक्षक है, ये शिक्षक है, ये शिक्षा देंगे। जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, उन लोगों के फोटो को दबा के रखा जा रहा है। जब शिक्षक ही इस तरीके से करेंगे तो बागबानी आदमी क्या करेगा? आम आदमी ये गलत है। यहाँ पे सरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूं आप मत लगाओ, किसी की फोटो मत लगाओ, हिंदू देवी देवताओं की फोटो ही मत लगाओ। स्कूल है, नहीं लगाइए आप। कई स्कूलों में वैसे माता सरस्वती की फोटो लगती है, मत लगाओ। भारत माता की फोटो भी वहां पैक करके रख दी गई, मत लगाओ। लेकिन फिर किसी भी धर्म की कोई बात मत लिखो वहां पे। टीचर मुसलमान था तो वहां पर आयतें जो है लिख दी गई दीवारों के ऊपर। आप इमेजिन कीजिए, सरकारी स्कूल है, ये चल रहा है ये, और मतलब करने वाले को भी ये डर नहीं है कि इस पर विवाद हो जाएगा। ये ज्यादा बड़ी बात है। सरकार से पैसा लेंगे, सरकार से अनुदान लेंगे, सरकार से तनख्वाह लेंगे, सरकार से सारी सुख सुविधाएं लेंगे और आयतें बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर वो बच्चा मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो, उसको आयतें पढ़ाएंगे। इसी उत्तर प्रदेश की यह घटना और इसी उत्तर प्रदेश की वो घटना है कि जब बच्चों को जब बिठाया गया पढ़ने के लिए, जब योगी ने 4 शिक्षकों को निलंबित किया तो हिंदू बच्चों से कहा गया कि भाई आप मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया कीजिए, और वहाँ उनको मुस्लिम धर्म की बातें बताई जा रही थी। पेरेंट्स घर वहाँ पर जो उधम मचाया तो 4 शिक्षक सस्पेंड हो गए। तो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षा के आड़ के अंदर जिस तरीके से एक धर्म परिवर्तन का कोशिश की जा रही है, लोगों को दूसरे धर्म में बदलने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को कट्टर बनाने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को आयतें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और योगी सरकार में जिस तरीके से इस पर कठोर कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी इस तरीके से लोग लगातार निकल रहे हैं। वो छांगुर निकला था, एक छांगुर का एपिसोड निकला था, किस तरीके से वो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था बड़े स्तर पर। तो मुझे लगा कि योगी सरकार की इतनी स्ट्रिक्ट वॉच होने के बाद भी इस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये सारा उत्तर प्रदेश से खत्म होगा। योगी जब तक बने रहेंगे सस्पेंड भी हुआ। ठीक है सर, 2 छोटी छोटी खबरें जल्दी है, ये मैं आपको बता दूं। एक खबर प्रशांत किशोर को लेकर के आई। प्रशांत किशोर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी कि बिहार के चुनाव को रद्द किया जाए, और क्योंकि बिहार के चुनाव में आचार संहिता लगने के बावजूद पैसा बांटा गया, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, इससे चुनाव प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं उनसे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्रीबीज वाली जो बात है इस पर हम विचार कर रहे हैं कि फ्रीबीज पॉलिटिकल पार्टियां बांटती हैं, लेकिन आप जो हमारे पास मामला लेके आए हैं, आपको वोट कितना मिला
तुम उनको सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तुम्हें वोट कितना मिला था जो तुम ये शिकायत करने मेरे पास आए हो? कोई पार्टी कम मार्जिन से हार जाए, कोई बीजेपी के बाद जिसको मिला हो वोट सबसे ज्यादा, वो मुझसे आके कहे, एक भी विधायक नहीं है, एक भी आदमी नहीं जीता, वो मुझसे आके कहता है कि साहब ये चुनाव प्रभावित करके जीत गए, तो फिर भी एंटरटेन करें। आप तो जमानतें सब तो ये लगभग हर सीट पर आपकी, आप किस कैपेसिटी पे मेरे पास आ रहे हो और मांग क्या कर रहे हो कि चुनाव रद्द करो? एक खबर तो ये थी, दूसरी भी बता देता हूं। ये खबर थोड़ी सी टेक्निकल है मगर सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट कॉलेजियम की एक सिफारिश पर एक जज के ट्रांसफर को लेकर एक आपत्ति जताने वाली एप्लीकेशन आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कॉलेजियम ने ये ट्रांसफर जो है ठीक नहीं किया। सीनियर जज थी, उनसे पहले परामर्श करना चाहिए था उनका ट्रांसफर करने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक दायरे से बाहर है, प्रशासनिक मामला है, नो सुनवाई। पिटिशनर ने कहा मैं हाईकोर्ट चला जाऊं, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद। मतलब कॉलेजियम की जहां बात आई सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो डिस्कशन, विचार ही नहीं हो सकता, विचार ही नहीं हो सकता इसके ऊपर। सर ऐसा है? ये तो चल ही रहा है, इस पर तो बड़ी लंबी बहस हो गई है और हम बार बार चर्चा करते कि दुनिया में या हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा सिस्टम में नहीं है जिसमें आप ही अपने बारे में फैसला करें। मतलब ये जुडिशियल सिस्टम का ही एक वो अपवाद के तौर पर है। कोई भी एक चीज जुडिशियल परव्यू के बाहर कैसे हो सकती है? कुछ भी चीज, कोई भी, हाँ, सब चीज। और यदि किसी ने शिकायत की तो आप उसको तो परव्यू करके आप कहते हैं भाई ये ठीक नहीं है मसला, आप उसमें सुनवाई नहीं करेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। कि सुनवाई आप सुनवाई करके खारिज करते हैं कि भाई ये इस अकॉर्डिंग इन रूल्स के तहत हुआ है, इस पर ऐसा काम किया गया। अब ये देखिए कि मतलब कॉलेजियम को कितना प्रोटेक्ट कर रही है जुडिशरी कि भाई इस पर, क्योंकि सरकार एक बार कोशिश कर चुकी है ना बिल लाने के लिए, बिल्कुल हटाने के लिए। वो तो ले आए थे, रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, रिजेक्ट कर दिया जी। नहीं, देखिए सही बात है कि न्यायालय कभी भी अपने अधिकारों पे हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अभी तक की प्रक्रिया रही और उसी प्रक्रिया पे वो नहीं चाहता कि इस मामले पे थोड़ा भी यदि वो एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो सरकार को कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा जो कॉलेजियन सिस्टम है उस सिस्टम को थोड़ा सा दाएं बाएं करने का। तो इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, कोई स्पेस ही नहीं देना चाहता, कोई स्पेस नहीं देना चाहता, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मामला यहीं पे खत्म, अब आप कहीं नहीं जा सकते। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कल जुम्मे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में बहुत जबरदस्त आत्मघाती धमाका हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग हुई। इसके निशाने पर शिया मुसलमान थे। नमाज के वक्त सजदा करते हुए पहले आतंकवादी ने जाकर के फायरिंग किया और उसके बाद उसने खुद को ब्लास्ट कर दिया और अभी तक जो है इसमें 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इमेजिन कीजिए 70 मौतें, 180 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि दिखाई नहीं जा सकती। पूरी दुनिया में इसके बाद इस हमले की निंदा तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी फौज की कितनी किरकिरी हो रही है कि तुम अपनी राजधानी नहीं बचा पा रहे हो और सेक्टेरियन वॉयलेंस है। ये कोई बाजार में धमाका नहीं हुआ है, एक टारगेटेड शियाओं की किलिंग हुई है और पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं। दुनिया भर में शिया मुसलमान लानत भेज रहे हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के ऊपर कि क्या तुमने ये शियाओं का हाल किया। लाशें देखिए आप जरा हॉस्पिटल में, ये ईरान से आई थी ऐसी तस्वीरें आखिरी बार, वहां जब गोली में बताया गया कि हजारों लोग मर गए। ये देखिए आप लाशें एक धमाके में। पाकिस्तान में 10% शिया रहते हैं, आप कुल आबादी का 10% है शिया, छोटी आबादी नहीं होती है, लेकिन वहां ये जहर इतना भर दिया गया है लोगों के मन में, धार्मिक जहर, और उसको लेकर के सुन्नी कट्टरवाद और उससे पनपी हुई जितनी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पालती है वहां की सरकार और सेना, उनका किया हुआ काम है ये। पिछले 20 साल में 3000 से ज्यादा शिया कत्ल किए जा चुके हैं पाकिस्तान में। एक बार तो अभी पीछे में एक वाकया बड़ा डिटेल में निकाला था, पुलिस की प्रोटेक्शन में जियारत करने के लिए पूरा एक लंबा चौड़ा कॉन्वॉय जा रहा था शियाओं का, रोक के घेर के मारा उसको टेररिस्ट ने। उसमें शायद कितने 94 शिया मारे गए थे उसमें। सर ये तो मतलब ये होता है सर। वो मैं एक मिनट दिखाऊं, आप लोगों की हालत देखिएगा जरा। एक आदमी अस्पताल के बाहर कैसे बिलख रहा था, सुनो। नमाज पढ़ना जुर्म है, अल्लाह के सजदा देना जुर्म है। अब मुसलमान ना हो और जवाब दो, और जालिमो और जवाब दो।
और किस जुर्म में जुबान है अल्लाह का सजदा नहीं है तभी जुर्म ये देखिए आपने हालत। अब जरा वहां लोगों की बात सुनिए, कह रहे कहां जाए शिया कहां जाए, और ये आदमी रोता रोता किससे दुहाई दे रहा था, किसको? मुसलमानों को। मुसलमानों, हम भी मुसलमान हैं, क्यों मारा हमें? वहां जो लोग थे उनकी बात सुनिए आप। तुम किस चीज की सिक्योरिटी पे है? तुम्हें पता होना चाहिए इमाम बारगाह में जुमा होते हैं। जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद नहीं चाहिए था। तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत होता तो आज पाकिस्तान की आवाम की जो है ना ये मुहाफिज होते। ये आवाम की मुहाफिज नहीं है, ये आवाम को मारवाने के लिए, आवाम के ऊपर जुल्म ज्यादती करने के लिए ये हुकूमत बनी है। देखे नहीं के कोई सर किधर पड़ा हुआ है, कोई बाजू कहीं कहीं पड़ा हुआ है यार। करबला वाला मंजर था। मैं आज तरलाई में क्यामत बन गई है यार। इंतजामिया खड़े होते हैं, शहीद कर दिया, उनको भ्रष्ट मारा यार दोनों गाड़ियों को। रूट पता नहीं कितने घंटे का होता है। वीआईपी जहाज में बैठ के, मैंने खुद एयरपोर्ट में देखा है, वीआईपी जहाज में बैठ के रवाना हो चुका है। उस वक्त तक भी इन्होंने रोड नहीं खोला, उसके जाने के 1.5 घंटे तक इन्होंने रोड अभी तक खोला नहीं। रोटे बंद बस रूट लगा हुआ था, एम्बुलेंस को मुश्किलात पैदा हुई, ये मसला ना होता बस। अब कल एक जनरल साहब आए थे, उनसे मैंने बात की, वो पाकिस्तान में सर्विस दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इतना मारा जाता है शियाओं को कि इनकी तरफ भी एक आध जो है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई हैं, और वो कह रहे थे आप इंतजार कीजिए, अब किसी सुन्नी मस्जिद में बहुत जल्द पाकिस्तान में धमाका होगा। वो ये भी कह रहे थे, लेकिन अस्पताल में क्या नारे लग रहे थे वो भी आपको दिखाते थे। तुम किस चीज को मरवाओगे? ये सारी कौम हुसैनी है। तुम किस चीज को मरवाओगे? ये सारी कौम हुसैनी है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। व्हीलचेयर वो लब्बैक या हुसैन शिया है, वो नारे लगा रहे हैं, इसीलिए मारे भी गए पाकिस्तान में। और क्यों होता है ये? क्योंकि वहां की सरकार और सेना जहरीले भाषण होने देती है। मैंने कल बहुत सारे पाकिस्तान की वीडियोस देखे, उसमें लोगों की बातें सुनी। शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, बताओ आप। और वो कैसे जहर भरा हुआ है उनके दिलों में शियाओं के लिए, ये आपको दिखाता हूं मैं। खुली स्पीचेस। तुम ज़ियाउर रहमान फारूकी को हटाकर ईरान में ठट्ठे कर रहे थे, तुम आजम तारिक को शहीद करके ईरान में खुशियां मना रहे थे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। आज हम फैसलाबाद में बैठकर तेहरान के शोलों को देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ईरान जलेगा, ईरान जलेगा, और सारे का सारा जलेगा इंशाअल्लाह। हम सिद्दीक वाले, हम फारूक वाले शरी तकाज़ों के मुताबिक, शरी हुक्म के मुताबिक शिया से सोशल बाइकाट करना है। हाथ खड़े करके पक्की बात, अल्लाह से वादा, ला तत्तखिजू अदुव्वी व अदुव्वकुम, अल्लाह का हुक्म है, मेरा नहीं। और सयाती कौमुन यसुब्बूना असहाबी ला तुजालिसुहुम इला आखिरिही, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मेरा नहीं। इस पर अमल करोगे, कम अज कम इन साथियों बेईमानों को जो सहाबा को भोंक रहे हैं, पकड़कर इनकी ज़बानें काटे। ये ज़बानें कानून को काटनी चाहिए, नहीं काटनी चाहिए। बाराचनार के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें मैं पैगाम देना चाहता हूं, तुम अपने आप को लावारिस न समझना। तुम्हारे वारिस बन करके हम लश्करों के साथ आपकी तरफ आए। अगर मेरा अगला जुमला भी सुनो, अगर बाराचनार का शिया ये समझता है कि बाराचनार में सुन्नी कम है,
तो मेरा पैगाम सुनो, फिर पेशावर में तुम्हारी तादाद कम है। ये कह रहे हैं शियाओं का सोशल बॉयकॉट करो, तुम समझते हो जहां शिया ज्यादा हैं तो पूरे देश में शिया कम है, फिर वहां तुम्हारा हम ये हाल करेंगे। और उसके बाद होता है ये जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये उस देश की हालत है कि जो पाकिस्तान के संस्थापक थे जिन्ना, वो शिया मुसलमान थे और उस देश में हो रहा। और जियाउल-हक ने जब 1980 में सत्ता संभाली, उसके बाद से जिस तरीके से सुन्नी मुसलमानों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया, और जब सऊदी अरब और ईरान के अंदर जब प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ तो सऊदी अरब ने सुन्नी लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर, और ईरान ने शिया लोगों को पैसा और ताकत देना शुरू कर दिया। और उसके बाद वहाँ जो सामाजिक विभाजन हुआ है शिया और सुन्नी के बीच के अंदर, और फिर तो पाकिस्तान ने कानून बना दिया अपने यहाँ कि हम भाई सुन्नी व्याख्या वाले इस्लामिक देश है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भाई पाकिस्तान सुन्नी व्याख्या का इस्लामिक देश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शियाओं को वहां पर कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, शियाओं को कोई धार्मिक आजादी नहीं है, शिया वहां पर अल्पसंख्यक बन के रह रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन में यहाँ 3.5 से 4 करोड़ शिया लोग हैं वहां पर, और सिर्फ एक ही प्रांत है जहां पर शिया बहुसंख्यक है, बाकी सब जगह वो अल्पसंख्यक है। और जिस तरीके से जियाउल-हक के बाद शुरू हुआ अत्याचार, मुझे लगता है वो बढ़ते चला गया। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि ये जो सुन्नी से प्रताड़ित शिया है, ये अपनी फौज वहां तैयार करेंगे, अपने संगठन तैयार करेंगे। वो है सर एक आधे वहां पे। अब मैं आपको लेकिन इसका असल खतरा हमारे लिए जो है वो बताता हूं। एक स्पीच ये दी थी आदिल राजा, इनके एक एक्स फौजी हैं, ये बाहर रहते हैं, यूके में रहते हैं ये, और इन्होंने तारीख मैंने वो सुना, इन्होंने शायद 28 जनवरी को एक वीडियो बनाया, 28 जनवरी को। आज क्या तारीख है? 7 फरवरी, मतलब 10 दिन पहले। उसमें इन्होंने कहा आप मेरे आज का वीडियो नोट कर लो, जिस तरीके से बलूचिस्तान में पिट रही है पाकिस्तान की फौज, एक डायवर्जन क्रिएट किया जाएगा, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की सेना और आसिम मुनीर करेगा, एक धमाका पाकिस्तान में कराया जाएगा, उसका इल्जाम इंडिया और अफगानिस्तान को दिया जाएगा और फिर ये इनके साथ जंग शुरू करेगा। ये 28 जनवरी को उस आदमी ने कहा और उसकी बात सच साबित हुई। आप पहले वो वीडियो सुन लीजिए, मैं फिर बताऊंगा सबूत कैसे हैं इसके सामने हमारे। आसिम मुनीर मिस्त्री इज likely to escalate आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा, और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा, और वहां पे भी होगा। वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे, और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं। मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है, और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार, उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत। और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर, ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े में। ठीक है, करेंगे फिर ये सब करा के एक तो फ्रंट खोलेगा, फिर ट्रंप को कहेगा साहब मैं फौज नहीं भेज सकता गाजा में, हमारे यहां हालत खराब है। आप देखिए ये ब्लास्ट हुआ, उसके 2 घंटे के बाद, सिर्फ 2 घंटे के बाद इनका एक इंटीरियर मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर, वो स्टेटमेंट देता है कि ये जिस आदमी ने सुसाइड बॉम्बिंग की वो आदमी अफगानी तो नहीं है, लेकिन वो कितनी बार अफगानिस्तान गया ये हमको पता चल गया है। और कैसे पता चला है कि उसके शरीर, वो तो ब्लास्ट हो गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके शरीर के टुकड़ों के फोरेंसिक एनालिसिस से हमको यह पता चला कि ये कितनी बार अफगानिस्तान गया। कमाल की बात है साहब, ऐसी टेक्नोलॉजी। सुनो आप। दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया, उसके बारे में मालूमात मिल चुकी है। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशतगर्दी है इसमें एक ही पैटर्न है, एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मजहब के नाम पर दहशतगर्दी, और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर BLA की दहशतगर्दी है। तो हो गया ना सही, जो आदिल राजा ने कह रहा था वो सही नहीं था कि ये जिसने किया इसका अफगान से कनेक्शन जोड़ दिया। BLA वालों को तो ये कहते ही फितना अल हिंदुस्तान, उसको इन्होंने इंडिया से जोड़ दिया। दोनों जगह इन्होंने ये बता दिया कि हमारे यहां दहशतगर्दी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया करा रहे हैं। ब्लास्ट हुआ, अभी टीवी पे आंकड़ा भी नहीं चल रहा पूरा, 70 लोग मरे। अब आपको टीवी भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कितने लोग मरे, और टीवी चैनल कह रहा है कि इसके पीछे TTP है। TTP मतलब अफगानिस्तान तालिबान है। तो फितना उल खवारिज कहते हैं TTP को,
तो सीधा टीवी ने टीटीपी कहना शुरू कर दिया। मंत्री आया, मंत्री ने कहा ये अफगानिस्तान जाता था आदमी और पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से इसको ट्रैवल पता लग गया जिस्म के टुकड़ों से। तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की पूरी बू इसमें से आ रही है। और इसके बाद आसिम मुनीर, लोग कह रहे हैं, मैं कल भी काफी डिस्कशन हुआ सिक्योरिटी से जुड़े लोगों से, उन्होंने कहा इंडिया के साथ तो ये कुछ इसकी औकात नहीं करने की, कुछ करेगा, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जरूर ये पंगा लेगा। सर देखिए ना, वहाँ पर जो आदिल राजा कह रहे हैं वो बात ठीक है, वो तो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन वो जो भीड़ थी वो भी जो बात कर रही है उसका मतलब है कि सरकार जो है ये सब करवा रही है, या सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। जिस तरह से बार बार वो नारे लगाए जा रहे हैं, उसका मतलब ये भी नहीं था कि सरकार हमें महफूज नहीं कर पा रही, उसका मतलब था कि सरकार के इशारे पर या ऐसे हो रहा है। और ये बात ठीक है कि वो तो हर बात पर पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान का या अफगानिस्तान का नाम लेता है, और हम रोज चर्चा कर रहे हैं कि अब उनके बस में कुछ भी नहीं रहा है। पूरा पाकिस्तान जो है आसिम मुनीर के या शहबाज शरीफ के अंडर कंट्रोल नहीं चल रहा। बलूचिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, इस्लामाबाद में जिस तरह की ये हादसा हुआ ये बड़ी बात है। और वो जाहिर, मैं तो ये टेक्नोलॉजी वैसे हमें समझ नहीं आई कि ये जिस्म के टुकड़ों से हमें ट्रैवल पता जिस्म के टुकड़ों से उसको किसी भी तरह अफगानिस्तान से जोड़ना था, क्योंकि वो अफगानी था नहीं तो प्रूव नहीं कर सकता था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कमाल की है कि अफगान से कितनी बार ट्रैवल किया ये आपके शरीर से पता चल गया उसको। कमाल। वो यदि ये भी कहता है कि भाई उसका क्या कहते हैं पासपोर्ट डॉक्यूमेंट मिला है तो समझ में आती बात है कि ये हमें लेकिन सावधान रहना पड़ेगा इसके बाद, क्योंकि ये अब अपनी नाक बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए आसिम मुनीर की इतने लोग मर रहे हैं, फौजी मर रहे हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ डाइवर्जन करना पड़ेगा। तो वो डाइवर्जन के लिए जरूरी है उनको, ये हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं इस बात हमारे साथ नहीं करेगा तो फिर वो अफगानिस्तान के साथ तो करेगा ही करेगा। लेकिन इसकी चिंता नहीं है। कल ये लोग मर रहे थे और इनका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा था, शहबाज शरीफ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को कश्मीर की चिंता है। अरे तुम्हारे पास जो पल्ले थोड़ा बहुत है उसको तो संभाल लो, कश्मीर को बनाना है। पीओके भी उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं बताता हूं पीओके में बुरा हाल है। मैं तो आपको सारे सबूत लेके आए हैं आज हम। शहबाज शरीफ तक पहुंच जाए किसी तरह, यूट्यूब पर देख लेना भाई, कोई पाकिस्तानी पहुंचा देना। शहबाज शरीफ के बयान सुनिए और उसके साथ आपको एक रैली की तस्वीरें दिखाऊंगा कल ये की। आप सुनिए शहबाज शरीफ का और वो रैली की तस्वीर साथ में चला दीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की आजादी और उनका वतन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जरूर अजीम कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम के साथ इंशाअल्लाह रंग लाएगा। लेकिन कश्मीरी हर रोज हम क्या चाहते आजादी के नारे लगाते हैं। ये भारत के झूठ की इबरतनाक शिकस्त है। कश्मीरी दुनिया को हर रोज सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं, हर रोज ऐलान कर रहे हैं कि कश्मीर। शहबाज शरीफ कह रहे हैं बच्चा बच्चा आजादी चाहता है। वो तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, तिरंगा रैली निकल रही है वहां। ये कश्मीर में तिरंगा रैली कल ही निकल रही है। तो कितना झूठ बोलोगे अपने लोगों से। अब तो पाकिस्तानी भी कहने लगे कश्मीर छोड़ो, तुम अपना संभालो। लेकिन ये जो वहां बड़ी बड़ी बातें कर रहा था उसका सबूत ये है। एक और सबूत सुनने देखना आपको एक और दिखा देता हूं कश्मीर के हालात आज के क्या हैं। एक इंडियन एक्स आर्मी, क्योंकि उन्होंने उनके बयान से ऐसा लगा कि वो कोई सिक्योरिटी फोर्स के थे, बाइक पर जा रहे थे। शोपियां जगह है, एक हॉट बेड ऑफ टेररिज्म एक टाइम पर हुआ करता था इंसर्जेंसी का। वो आदमी शोपिया पहुंचा और वो देख के हैरान रह गया। उसने कहा मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं कभी बिना हथियार लिए शोपिया जाऊंगा, इसलिए मुझे लगा कि ये शायद पुलिस या सेना से जुड़े होंगे। वो हैरान रह गए कि मैं शोपिया में विदाउट हथियार जा रहा हूं, इतनी शांति है और सब कुछ पीसफुल है और बढ़िया रोड्स बनी हुई है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए आप, बहुत टेरर वाली जगह है शोपिया में। कल तो वहाँ पर स्नोफॉल भी हुआ है शोपिया में, बड़ा अच्छा मंजर वहाँ था। तो ये है कश्मीर। शहबाज शरीफ जी, शोपिया मैं भी गया हूँ, सर भी गए होंगे। सर मैं शोपिया गया, हम लद्दाख जा रहे थे बाई रोड। अच्छा, रिटर्न में मुगल रोड जाने के लिए शोपिया क्रॉस करना पड़ता है, वहां से हम गए थे। मैं डर लग रहा था सर। हाँ, सोपिया बहुत हॉट डर लग रहा था। ये आज से 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ और 10 साल हो गए। तो आपने हिम्मत का काम किया वैसा। देखिए 10 साल पहले तो वास्तव में कश्मीर में आतंकवाद चरम पे था ना, आज ही है। लेकिन आज एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आप चर्चा कर रहे हैं उसमें यह है कि जिस कश्मीर का राग पाकिस्तान अलाप रहा है, एक खबर ये आई है कि अमेरिका की तरफ से जो ट्रेड नक्शा जारी किया गया है
उसमें पीओके को भारत के साथ दिखाया गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो ऐसा है कि इधर अक्साई चीन का बॉर्डर ले लिया है पाकिस्तान अमेरिका ने, और जो नए ट्रेड नक्शा आया है भारत और अमेरिका का, उसमें पूरा पीओके भारत का हिस्सा दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि जो कश्मीर आलाप रहे हैं, उसी दौरान जो अमेरिका की तरफ से अधिकृत तौर पे जो भारत लंबे समय से कहता आ रहा है पीओके भारत का हिस्सा है, अमेरिका की तरफ से वो नक्शा जारी करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका। आखिर में एक चीज और, आपके पास वो होंगे नारे जो पाकिस्तान के खिलाफ लगे हैं। कल पाकिस्तान में जो बॉम्बिंग हुई ना, शिया मारे गए, हमारे कश्मीर में नारे लग रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या बात कर रहे हो शहबाज शरीफ, तुम ये सुनो। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ। एक से बढ़कर एक शहीद पाकिस्तान और इस्राइल, एक से बढ़कर एक शहीद करबला करबला। सर और सबूत चाहिए कोई? ये सबूत उनको चाहिए शहबाज शरीफ साहब से। तो यो आंखें खोलो पाकिस्तान, आंखें और कान दोनों खोलिए, और ये देखो और सुनो, और तब समझो कि कश्मीर बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। आर्टिकल 370 हटाने पर एक गोली नहीं चली जिस जम्मू कश्मीर में। जब आर्टिकल 370 हटा दिया, अजीत डोभाल रात को वहां जाके आराम से चाय पी रहे, लाल चौक पे जाके आप रात को आराम से कॉफी पिए। आज 12 बजे पहलगाम हमले के बाद कश्मीर ने जिस तरीके से कैंडल लाइट मार्च किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, कहा हम हिंदुस्तानी हैं, ये काम पाकिस्तान का है, कश्मीरियों ने कहा। अरे सौरभ जी, जिस कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे युवा, उस कश्मीर में अब युवा सवेरे से तेल लगा के पार्टी पार के जाते हैं स्कूल, वो कहां गए? वो बड़ी खबर आ रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी पाकिस्तान का यू टर्न ले सकता है, ये खबर आ रही है। श्रीलंका के अनुरोध पर पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसने पहले ये ऐलान किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे मैच, लेकिन वर्ल्ड कप खेलेंगे, श्रीलंका में जाके बाकी मैचेस खेलेंगे। वो कह रहे हैं श्रीलंका ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप ये फैसला बदल दीजिए। तो मोहसिन नकवी जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं, उनसे श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड की बात हुई है, उनके प्रेसिडेंट की, कि वो कह रहे हैं कि आप पूरा टूर्नामेंट के लिए 15 फरवरी को कोलंबो में ही भारत पाकिस्तान का मैच होना है, और इसको बॉयकॉट किया था पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में, कि बांग्लादेश ने खेलने से इनकार कर दिया और भारत ने उसके वेन्यू नहीं बदले। वो कह रहा था सिक्योरिटी रिस्क है तो हमारे मैच श्रीलंका में कराए जाएं, आईसीसी ने मना कर दिया इस काम के लिए। तो वो उसके साथ समर्थन दिखाते हुए इन्होंने कहा हम भी नहीं खेलेंगे इंडिया से। लेकिन अब ये यू टर्न लेने वाला है, ये श्रीलंकाई बोर्ड ने रिक्वेस्ट नहीं की होगी, इन्होंने रिक्वेस्ट कराई होगी। वो ऐसे है कि एक आदमी जो है, एक आदमी शराबी था, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा कि क्या करते होंगे, मैं शराब ज्यादा पीता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, तो कम करो, और कभी कोई बहुत इंसिस्ट करे तो पी लिया करो, लेकिन कम करो। तो अगली बार डॉक्टर के पास गए, बोले शराब छुट्टी, बोले नहीं सर, साथ में एक आदमी था, ये किस लिए? बोले सर रिक्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इन्होंने रिक्वेस्ट करने के लिए श्रीलंका के बोर्ड का इस्तेमाल किया। वैसा ही है, वो तो साफ दिख रहा है ना। देखिए, एक तो वो जो पेनल्टी इतनी बड़ी थी, और फिर उनको समझ में आ गया कि ये तो कर्जे में डूबा पाकिस्तान जो है, वो इसके बाद तो पीसीबी खत्म ही हो जाएगा, पाकिस्तान का क्रिकेट जो है ना। अब ये कह रहे हैं पीसीबी अध्यक्ष ने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे इस पर, तब क्या करेगा शहबाज? देखो, सरकार ने पाकिस्तान की मोहसिन नकवी को कहा, और मोहसिन नकवी ने उनको कहा कि भाई आप इंसिस्ट करिए प्लीज। उन्होंने इंसिस्ट करके कहा कि आप इंसिस्ट कीजिए कि भाई हम ये करें, ताकि फिर मैं उनको इंसिस्ट कर सकूं। तो ये यू टर्न है, ये पहले गीदड़ भक्की, पहले बहुत दिखाया दम, हम तो जी नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट कर देंगे, होने दो हमारा नुकसान होगा, तो इंडिया का भी नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर का भी नुकसान होगा। अब समझ में आ रहा है कि फिर नुकसान हमारा ही ज्यादा होने वाला है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बहुत स्पष्ट बोल दिया था कि अगर आपका मैच कोई भी भारत के अंदर नहीं है, पाकिस्तान का, सारे आपको कोलंबो में खेलना है। तो आप ये जो कह रहे हो कि भाई भारत के साथ आपको सुरक्षा की चिंता है, वो नाजायज है। और दूसरा, अगर आप नहीं खेलोगे तो उसके साथ 3-4 चीजें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बता दी थी कि पाकिस्तान प्रीमियम लीग के अंदर जो विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी देती है आईसीसी, वो देना बंद कर देगी। दूसरा, लगभग आपको बैन कर दिया जाएगा, और कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी।
और जो व्यूवरशिप का जो पैसा मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है तो दुनिया में लगभग 27 से 28 करोड़ लोग देखते हैं उस मैच को, और टोटल व्यूवरशिप का 35 से 40% लोग देखते हैं। बड़ा रेवेन्यू इसके अंदर आता है, वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को दिखा कि गरीबी में आटा गिला है। हाँ, वो बर्बाद हो जाता है इनका क्रिकेट पाकिस्तान का। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करके फैसला करेंगे, तो अब जब इतना कहा है तो मुझे लगता है फिर ये खेलेंगे भी। अब आगे देखिए, खबर बताता हूं, ये कश्मीर की चिंता कर रहे थे ना शहबाज शरीफ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान तो संभाल लो। बलूचिस्तान जो है इंडिपेंडेंट देश बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुका है, और बलूच जो बीएलए जिन्होंने अटैक किया था 14 जगहों पर, 32 जगहों पर एक्चुअली 3 दिनों के अंदर पिछले हफ्ते, उन्होंने अब कुछ नए वीडियोस जारी किए हैं। ये देखिए आप, पुलिस थाने में पुलिस सारे हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स छोड़ के भाग गई। ये नोशकी शहर है, वो बीएलए ने सारे हथियार आपको दिखेंगे, पेटियों में भरे हथियार, वो छोड़ के भाग गई पाकिस्तान की पुलिस। और वो इन्होंने जो है फिर बीएलए वालों ने उठा लिए, इन्होंने कैप्चर कर लिए। दीवारों से ये पुलिस थाने हैं, ये डीसी के दफ्तर की तस्वीरें हैं, एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है इनका, कोर्ट का कॉम्प्लेक्स, वो पूरा फूंक दिया। तो ये हालात हुए थे बलूचों के हमले में पाकिस्तान के। लेकिन सर ये आप जाति कर रहे हैं, अब वो पहले आपने दिखाए थे, और भी विजुअल हैं, वो चलाते रहिए। आर्मी के जो लोग थे वो भाग गए थे अपना कैंप छोड़ के, पैंट छोड़ के, पैंट भी छोड़कर और कैंप भी छोड़ के। वो पैंट तो अभी तक सूखी रही है, सूखी कि नहीं सूखी, ये कोर्ट है। तब बेचारे पुलिस वालों के लिए क्या कहना, ये तो जाती है पुलिस वालों पर। तो ये हाल किया था बलूचों ने। आप ये देखिए, अब मैं इसके बाद आपको जो है वो अब एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं इनका। ये कहते हैं ना, हिंदुस्तान जो है बीएलए की इनकी मदद करता है, टेररिस्ट एक्ट्स में इनको पैसा देता है। इनके एक सांसद ने इनकी पार्लियामेंट पे खड़े होकर एक ऐसी बात पूछ दी, मुझे नहीं लगता इसका जवाब आसिम मुनीर कभी जिंदगी में दे पाएगा। उसने खड़े होकर ये कहा कि पाकिस्तान, ये मुझे बताओ, मोदी बलूचिस्तान में क्यों धमाका कराता है, वो पंजाब में क्यों नहीं कराता? इनके पंजाब में वो भाई क्यों नहीं, मोदी को कराना है अगर वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है, मान लीजिए करना ही है, मान लो मोदी कर रहा है, तो केवल बलूचिस्तान में करेगा, क्यों नहीं तुम्हारे यहां करता? भाई जहां तुम बैठते हो वहां क्यों नहीं करता? तो ये बातें, झूठी बातें मत बताओ आप। सुनिए, वाजिब सवाल पूछा, क्यों भाई हम मरे, क्यों हमारे बच्चे मरे भाई? 30 अरब रुपए मैं उनको देता हूँ कि मेरी जान, माल, इज्जत, आबरू बलूचिस्तान में अमन, तो मैं उनको जिम्मेदार करार देता हूँ। कैमरा नहीं, ऑन कैमरा बात करेंगे, ऑन कैमरा, कि बलूचिस्तान में कत्लेआम क्यों होता है? पंजाब में मोदी कोई कार्रवाई नहीं करता, बलूचिस्तान में मोदी करता है। क्यों करता है? यही मोदी पंजाब में कोई वाकया नहीं करता। भाई बात क्लियर हो गई ना? हाँ, तो वो इनका कहना ये था कि हमारी जान सस्ती है ना तुम्हारे लिए, तो हमारी प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, तुम्हारे पंजाब बचा रहे बस, वहां झगड़ा ही पाकिस्तान का ये है। आगे आपको एक मैं बयान और सुना रहा हूं। एक पत्रकार वो ये कह रहे हैं कि अब ये बीएलए के हमले के बाद इनके रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि हमें बहुत भारी फौज डिप्लॉय करनी पड़ेगी बलूचिस्तान में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे वो बात सुनते ही 1971 याद आ गया, ईस्ट पाकिस्तान, तब भी यही हो रहा था, सारी जनता खिलाफ हो गई थी, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, और उसके बाद इन्होंने वहां फौजी ऑपरेशन किया और वहां लाखों लोग मारे, महिलाओं के, लड़कियों के बलात्कार किए, और उसके बाद इंडिया ने इंटरवेंशन किया और बांग्लादेश अलग राज्य बन गया। वो खुल के कह रहे हैं कि ये सेम रिपीट है जो बांग्लादेश में हुआ था, वो अब बलूचिस्तान में हो रहा है। सियालकोट से जीतने वाले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बतौर वजीर दिफा असेंबली में खड़े होकर कहें कि बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में फौजी तैनात करना होंगे, तो पाकिस्तान की तारीख का हर तालिब इल्म इस मुमासलत पर चौंक जाएगा, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में वाकयात की तरतीब बिल्कुल यही थी। लोगों के वोट का फैसला नहीं माना गया, भारत की तैयार करदा मुक्ति बाहिनी सरकारी इदारों पर हमलावर हुई, फौज मैदान में आई और आम लोग इसके ऑपरेशन से मुतासिर होकर राय बदल गए। याद रहे कि उस वक्त भी कुछ लोग थे जो फौजी ऑपरेशन के हक में दलाइल दे रहे थे, और जो फौजी ऑपरेशन को मसले का हल नहीं समझते थे, गद्दार करार दिए जा रहे थे। सर, ये तो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट कह रहा है कि बलूचिस्तान बांग्लादेश की राह पर है। हम लोग रोज ही चर्चा कर रहे हैं सौरभ जी कि बलूचिस्तान उनके अब उसमें नहीं रहा, केवल औपचारिक तौर पे आप समझ लीजिए कि रह गया है, बाकी न उनके कब्जे में है न उनके बस में है, और जिस तरह से वहाँ हो रहा है। और बिल्कुल ठीक ये कह रहे हैं जर्नलिस्ट साहब कि बांग्लादेश जैसी स्थिति वहाँ पर हो गई है। और बांग्लादेश की स्थिति में हिंदुस्तान को भी तभी शामिल होना पड़ा जब बांग्लादेश के जो लोग थे वो हमारे यहाँ आए, और वो इस तरह, और बलूच की स्थिति तो मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा बहुत खराब, बहुत बुरी हालत। इतने लोग मारते हैं ये वहां पे फौजी इनके। और दूसरी आप देख रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं
जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि वो किस दर्द है बात- इनका। हाँ, दर्द है, गुस्सा है, तकलीफ और है। दूसरा दर्द है इनका इकोनॉमी का। आप देखिए इकोनॉमी की हालत क्या है वहां पर। टीवी पे रिपोर्टें हो रही हैं कि इतने हजार कारखाने बंद हो गए, इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, इतनी जूट की मिलें बंद हो गई, टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। लोग छोड़ छोड़ के, पहला मौका मिलते ही कोई भी पाकिस्तानी उसकी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा किस तरह, मुझे यहां रहना ना पड़े। देखिए आप 3-4 साल से हुकूमत हर रोज ये कहती है कि स्टेबिलिटी आई हुई है, स्टेबिलिटी आई हुई है, हम टेक ऑफ स्टेज में हैं, लेकिन वो जहाज जो है वो खड़ा हुआ है। और आपने खुद फरमाया कि जो हमारे बच्चे आईटी के हैं, एक्सपर्ट्स जिनको जो पैसे कमा सकते हैं अच्छे और मार्केट पर वैल्यूज हैं, स्किल्स हैं, वो बेहतर समझते हैं कि दुबई चले जाएं या कहीं पाकिस्तान के बाहर चले जाएं। पाकिस्तान में कुछ कंपनियां महंगी तवानाई और ज्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़ रही हैं। ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि रोजगार और मुल्क की मईशत के लिए भी खतरा है। वजारत खजाना ने इस बात को तस्लीम कर लिया है। सनती शहर में सनतें आखिरी सांसों पर, सनतकारों का 2 माह का अल्टीमेटम भी असर न दिखा सका। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात बद से बदतर होने लगे। ये हालत है पाकिस्तान की, लेकिन इस देश मुल्क की एक कामयाबी है, एक मास्टर आर्ट है इनके लोगों के पास। ये कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, ये कैसे दुनिया में जाके उधार ले आते हैं। अभी बोला था ना शहबाज शरीफ ने कि मैं और CDF साहब आसिम मुनीर जी और मुल्कों में जाते हैं उधार मांगने के लिए, शर्मिंदा होना पड़ता है, फिर उनकी शर्तें भी माननी पड़ती हैं। वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा नाम है सर, अजय बंगा जी, वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उनका पुश्तैनी घर है, वो देखने के लिए गए थे। पाकिस्तान ने ऐसा ट्रीटमेंट दिया उनको, मतलब खुश करने के लिए, इतनी चापलूसी करने के लिए, मतलब VIP ट्रीटमेंट दिया। पता था ये आदमी आया है पैसे देगा। और $20 बिलियन अगले 10 साल के लिए वर्ल्ड बैंक ने कमिट भी कर दिए पाकिस्तान को। कमाल है भाई, $20 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने कमिट कर दिया। सुनिए आप। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया है। वर्ल्ड बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो वर्ल्ड बैंक के चीफ साहब को जो है उनकी खिदमत की, उनको उनका घर दिखाया, अच्छा खाना खिलाया और $20 बिलियन ले लिया पाकिस्तान ने। सर नहीं, ये तो है, उनकी तारीफ करनी चाहिए। पाकिस्तान का तो स्वभाव है, अपने एक कहावत है ना, उधारी लेके घी पीना। पाकिस्तान भी वही कर रहा है। देखिए इकोनॉमी को लेके एक तरफ कारखाने बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ भारत का यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है ना, वो इनकी रही सही कसर भी जो इकोनॉमी की है वो भी खत्म कर देगा। 12 से 14% का जो टेक्सटाइल है वो यूरोपीय कंट्री में जाता है। सब मैं पहले ही जानना चाहता हूं किस बात के पैसे मिलते हैं ये है किस बात के पैसे मिलते हैं इसको? किसी और देश को तो नहीं मिलते। देखिए इसके पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद भी इनको पैसा मिला था। इन्होंने किसको दिया? IMF $7 बिलियन देगा। और उस पे इन्होंने किसको पैसे दिए थे? वहां पैसे दिए थे जहां पे भारत ने उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। वो उन्होंने बनवाए, इन्होंने तो इन्होंने वो पैसा जो मिला था IMF से वो उठा के उन्होंने उसको दे दिया। पूछे ना दुनिया से भाई, आप इस कैसे मुल्क की टेररिस्ट मुल्क को कैसे आप इतना सपोर्ट करते हैं? जो बयान आया है कि $20 अरब देंगे, उसके अंदर कितने क्लॉज उन्होंने अंदर डाले हुए उसके अंदर? व्हाटएवर, बट कितने क्लॉज डाल दिए? तो रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि भाई हर $1 के बाद पाकिस्तान को हिसाब देना पड़ेगा, जो जिस चीज के दिया खर्चा ब्याज देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये कर्ज है, हाँ ये कर्ज है और वापस करना पड़ेगा। हाँ, ये वापस भी करना है। इसको ये ना समझे कि हमने दे दिया है। और ये भी कहा है कि आपको 3 करोड़ नौकरियां अगले 10 साल में जनरेट करनी पड़ेगी। करप्शन खत्म करना पड़ेगा, आपको उन्हीं जगह खर्च करना पड़ेगा जिसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। उसका काम तो बन गया ना सर अभी का। $20 बिलियन छोटी रकम नहीं होती ना सर। सर जो हेराफेरी करने वाला था वो ऐसे चलता है ना, जो मतलब ठग होता है, ठग ऐसे सर्वाइव करता है। ठग है। आगे देखो आप। अब मैं ये सर आज की पैसा वसूल खबर है, ठीक है सर। मरियम नवाज इनके पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर है। वहां क्या हो रहा है अभी? 2 खबरें वहां से जुड़ी हुई है। पहली खबर यह है कि उनको चिंता है गटर के ढक्कनों की। चीफ मिनिस्टर का बयान है ये, चीफ मिनिस्टर का। ये शादी से मैं रोज रात को चेक करती हूं कितने गटर के ढक्कन लगे हुए हैं, कितने गटर के ढक्कन जो है वो चोरी हो गए। ठीक है, लोग गिर जाते हैं, चोट लगती है, मौत भी हो जाती है, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर कह रही मैं रोज रात को गिनती हूं देख के बैठ के। और टीवी चैनल भी गिन रहे हैं कि रावलपिंडी में कौन से शहर में 6700 गटर के ढक्कन चोरी हो गए। सुनिए आप।
रावलपिंडी शहर से 6,700 मैनहोल के ढक्कन चोरी कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का इंकशाफ, अवाम चोरों और बगैर ढक्कन मैनहोल्स की निशानदेही करें। पिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर दौरा किया है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने और मेन होल्स के ढक्कन है जो नाले हैं उनकी इंस्पेक्शन के साथ साथ शहर में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। ताहम मेन होल्स का मामला करंट है क्योंकि वज़ीर आला चलो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का काम भी है एक लेवल पर, मान लेता हूं मैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर क्या रात भर जाके गटर के ढक्कन गिनती है? सुनो, आप खुद कह रही है, अपने मुंह से कह रही है, और फिर बाद में इन्होंने कानून बनाया कि गटर के ढक्कन पर हमने ऐसा स्टैंप लगा दिया है मेड इन पाकिस्तान कि कहीं भी कोई चोरी करेगा तो हमें पता चल जाएगा। सुनिए आप दो बयान मेरे निवास को दोनों सुना दीजिए। के ढक्कन है, मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा, और मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि रात को 12 बजे के बाद कुछ माफियाज ऐसे हैं, कुछ गिरोह ऐसे हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। वो गदा गाड़ी के ऊपर पूरी फैमिली आती है और उनका काम ही यही होता है कि गटरों के ढक्कन हम लगाते हैं, वो रात को चोरी करते हैं। तो वो अब हम इसका भी कोई मजबूत निजाम बना रहे, पूरे पंजाब में एक जैसे गटरों के ढक्कन लग रहे हैं जो कोई नहीं उठा के बेच सकता। उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्टैंप होगी, चोरी करने वाला और खरीदने वाला दोनों जो है वो अरेस्ट होंगे। क्योंकि तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई सर नहीं यकीन हो रहा था ना, अब हो गया आपको? ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी एक दिन, आप नोट कर लो। नवाज शरीफ की बेटी है, ये गटर के ढक्कन गिन रही है। लेकिन एक तो मुझे अच्छा लगा कि अभी अपने बेटे की शादी से फ्री हो गई, तो जिसमें तहलियानी के तरुण तहलियानी के मल्होत्रा के वो थे। एक डिनर कम कर देते, ये गटर के ढक्कन तो दोबारा भी मिल सकते थे वहां पे। शादी की एक डिनर, शादी की पूरे पंजाब में लग जाते। लेकिन इससे समझ में आ रहा ना, ये इकोनॉमी की हालत बताता है, ये चोरी का मसला नहीं है केवल, इकोनॉमी की हालत बताना है कि वहां पर वो लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे जनता इतनी मजबूर है ढक्कन चोरी कर रही है, और उसमें कोई बहुत बड़ा पैसा उसको नहीं मिलेगा क्योंकि चोरी के ढक्कन को चोरी से बेचने में कितना पैसा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद वो कर रही है। और एक मुख्यमंत्री की चिंता जो है इतनी सी बची है कि इतनी चिंता नहीं है सर इनकी। एक कमाल काम और हो रहा है वहां की, यही कर रही है। आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख को इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को बंद करने का कॉल दिया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, ये अंदेशा वहां की सरकार और सेना को है। पंजाब में सबसे ज्यादा, क्योंकि इमरान खान पंजाब के हैं, पैदा पंजाब में हुए थे, वैसे है पठान, सरकार उनकी वहां है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन पंजाब में बड़ा जोर है। तो बाकी पूरे पाकिस्तान में तो पतंग बैन कर दी गई कि पतंग पे ये कैदी नंबर 804 इमरान खान के चेहरे लगा के वाली पतंगे उड़ाएंगे। पूरे पाकिस्तान में पतंग बैन है कि बसंत पंचमी पे कोई पतंग नहीं उड़ाएगा। लेकिन पंजाब प्रोविंस में इन्होंने कहा कि यार यहां हम कहेंगे तो भी लोग उड़ाएंगे, तो एक काम करो, इसको फेस्टिवल बना दो। एक फेस्टिवल है कि अब इसमें लोग जो है इसको एक त्योहार की तरह मनाएं, तो उसमें पॉलिटिकल बात अपने आप ही नहीं होगी, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बनाओ। अब ये भी फैसला हो गया साहब। फिर मैंने एक तस्वीर देखी जो आप भी देख रहे हैं, मैं हैरान रह गया। हर मोटरसाइकिल पे एक डंडा लगा हुआ है, सरिया देख रहे हैं आप, देखिएगा फुल स्क्रीन दिखा दिए, हर मोटरसाइकिल पे लगा हुआ आपको दिखाई देगा, दिख रहा है सर आपको? बिल्कुल। जानते हैं आप किस लिए? ये इसलिए है कि वो मांझे से मोटरसाइकिल पे चलने वाले लोगों की गर्दन नहीं तो कानून बना, चालान कट रहे हैं वहां लोगों के कि जिसकी मोटरसाइकिल पे डंडा नहीं है उसका चालान काटो। पूरे पंजाब में लॉ बना दिया, हर मोटरसाइकिल पे डंडा लगेगा, सरिया लगेगा, क्योंकि मांझा बंद नहीं कर सकते ना, चाइना से आ रहा है आप तो ये डंडा लगाना ही उनके पास उपाय है। ये मतलब ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। इस पर एक आदमी ने बड़ा, ये देख 10 लाख सरिये बांट रही है वहां की पंजाब की सरकार मोटरसाइकिलों पे लगाने को। फिर एक आदमी आया, वो बड़ा मजेदार आदमी दिखा सर, उसने कहा कि भाई लोग पैदल भी तो चलते हैं, वो पैदल चलते हुए किसी गर्दन में नहीं फंस सकता, चलेगा तो उसका क्या होगा? बोला फिर मैं कमर पे, आप ये लॉ भी बनाओ कि हर आदमी कमर, बसंत पंचमी के दिन कमर पे सरिया लगा के चलेगा। वो देखो आप वीडियो देखो सर आप। लो जी, बसंत दे उत्ते हुकूमत ने कहा बाइकां उत्ते सेफ्टी रॉड लाओ, डंडा लाओ। और मैनू एक गल दसो, बाइक ते असीं लावांगे डोर पैण दा खतरा है, वो पैदल चलण दी धोना नहीं हैगियां। जो असीं पैदल चलांगे तो सानू डोर नहीं पिड़ सकदी। ते हुकूमत नू चाहीदा है जिस तरह बाइकां ते पाबंदी लाइए, चलदे फिरदे लोकां ते भी सेफ्टी रॉड लाउण दी पाबंदी लाओ। तुहाडी जिंदगी वास्ते
सर बात तो सही है, पैदल आदमी को पैदल आदमी, और उसकी तो गर्दन कटने का ज्यादा चांस बनता है। ये गजब देश है भाई, कुछ भी हो जाता है। अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हैं? इमरान खान के नाम की पतंग ना उड़े। इमरान खान ने कल हड़ताल की कॉल दी है, तो एक बाजार में एक यूट्यूबर निकला, उसने लोगों से, आम लोगों से पूछा, रिक्शा वाले से, दुकान वाले से, तुम हड़ताल करोगे कि बसंत बनाओगे? जवाब सुन लीजिए आप। तो हड़ताल की कॉल है, दुकानें बंद करेंगे या खिलाफ जाएंगे? नहीं बंद करेंगे। क्यों बंद करेंगे भाई? जान भी देंगे यार इमरान खान के लिए। हड़ताल करेंगे या फिर आप बसंत में गुड्डियां उड़ाएंगे? हड़ताल ही करेंगे। हड़ताल करेंगे, अपने रक्षा 8 फरवरी को बंद करेंगे। इमरान खान के लिए? इमरान खान इस वक्त हड़ताल की तरफ जाएंगे या आप इस हड़ताल का बाइकआउट करेंगे? हड़ताल नहीं करेंगे सर, हम हड़ताल करेंगे। क्योंकि आप हड़ताल में शरीक होंगे या फिर आप नहीं? जरूर शामिल होंगे। आप हड़ताल की तरफ जाएंगे या इसका बाइकआउट करेंगे? हड़ताल नहीं करेंगे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हड़ताल करेंगे ना जी। 8 फरवरी को कॉल है हड़ताल की, आप हड़ताल की तरफ जाएंगे या अपनी आप कहेंगे मैं हड़ताल का बाइकआउट करूंगा, दुकान अपनी खोलूंगा 8 फरवरी को? नहीं इंशाल्लाह जरूर हड़ताल के साथ। अब आपको पता लग गया कि इमरान खान को जेल में रखना इनके लिए क्यों जरूरी है। तो क्या कल क्या होने जा रहा है सर पाकिस्तान में? सर, ये जो भी सब बता रहा है कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, हर आदमी इस बात के समर्थन में है कि इमरान खान के लिए हम दुकान को बंद रखेंगे। और ये मुझे लगता है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भी इस बात को समझ रहे थे कि 8 तारीख को जिस तरीके से कॉल दिया और ब्लैक डे मनाने की घोषणा की है इमरान खान के समर्थकों ने, कल पाकिस्तान की पुलिस, कल पाकिस्तान की पूरी आर्मी, कल पाकिस्तान के तमाम राजनीतिक दल जो इमरान खान के खिलाफ है, वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी जो इमरान खान अडियाला जेल में बंद है, उन्होंने जो कहा था कि 8 तारीख को सड़कों पर उतरना है, मुझे लग रहा है कल पाकिस्तान का अंदर कल नवाज शरीफ और शहबाज आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। कल ये जनता बता देगी कि भले आप इमरान खान को जेल में रख सकते हो, वो हमारे दिलों पर राज करता है, उसके लिए हम समर्थन में सड़कों पर उतर सकते हैं। बाजार बंद हो रहे हैं इमरान के लिए, कल लगातार जोर रहा है, ये बहुत जोर दिखेगा और वहाँ सड़कों पर लोग आएंगे और ये लगातार बन रहा है। मुझे लग रहा है बसंत का जो जश्न बहार है वहाँ मना रहे हैं, अब उनकी पतंग कटने का नंबर आ गया है। इमरान, ये जो शहबाज शरीफ साहब जो है, तो सर कल नजर रखनी पड़ेगी ना, नजर रखनी पड़ेगी। कल पूरा पाकिस्तान पर करिए, कल पूरे पाकिस्तान पर नजर रहेगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है ना कि वो जितना खींच रहे हैं ना उस पतंग को इमरान खान के, वो उतना ही तेजी से ऊपर उड़ रही है।